देख रहे हैं कमाई का अड्डा। भारतीय बाजारों में आज थोड़ा सा नियंत्रण में कारोबार, ज्यादा कुछ एक्सूबरेंस नहीं है, लेकिन हाँ निफ्टी जो है डे हाई के आसपास ही ट्रेड करता हुआ, जो करीब 18,768 के आसपास का था, तो 63 पर हम खड़े हैं। निफ्टी बैंक दूसरी तरफ, यहां पर कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। मिड कैप की पोजीशनिंग आप देखेंगे तो वहां पर स्थिति कल की तुलना में शांति दिखाई देगी, क्योंकि कल एक बहुत तगड़ा रन देखने को मिला था। आज सिर्फ 50 पॉइंट के ही गेन्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1:1 के आसपास ट्रेड करती हुई। तो क्या हो आपकी रणनीति, उस पर आएंगे। आशीष आफ्टरनून, तो कल हमने देखा था एक जब हम खुले थे तो वो ओपन लो बना था, वहीं पर लो सबसे दिन का सबसे बड़ा लो था, और उसके बाद रिकवरी देखने को मिली। आज स्थिति ये थी कि हमने खुलने के साथ ही वो 744 का लेवल छुआ और उससे ज्यादा हम बढ़ नहीं पाए हैं। एट द मोस्ट 20-21 पॉइंट। टेक्निकल्स फॉलो, तो बेसिक दिख रहा है, बेसिक दिख रहा है। और आप जो निकालते हो पता नहीं कैंडल फिबोनाची, वो तो मैंने देखा ही नहीं है। लेकिन अच्छा है, बाजार में कोई कंप्लेंट नहीं है, ये हफ्ता ठीक ठाक जा रहा है। आज सुबह सारे इंडिकेशंस थे कि मुनाफा वसूली आई थी, पर ये निफ्टी एक समय 25 पॉइंट दबाव में था। वो 25 पॉइंट दबाव वाला निफ्टी 45 पॉइंट ऊपर है। दिन के लो से हम बढ़िया 60 पॉइंट की रिकवरी के साथ, वो शुरुआती डिप्स के बाद एक्चुअली एक ट्रेंडिंग डे जैसा नजर आएगा आपको। हर टिक के साथ मजबूती है, कोई कंप्लेंट नहीं। बैक टू बैक थर्ड स्ट्रेट सेशन हो गया, हम 18,750 के कंफर्टेबली ऊपर इस समय कामकाज करते हो। और तब जब आज शाम को बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स आने, यूएस का पीपीआई नंबर, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रात में जब 11:30 बजेंगे तो यूएस फेड की 2 दिनों की बैठक जो खत्म होगी, उसके बाद उनका पॉलिसी अनाउंसमेंट, एफओएमसी की डिसीजन सामने आता हुआ नजर आएगा। उन सब इवेंट से पहले हम अच्छे स्ट्रेंथ के साथ, इनफैक्ट पूरा एशिया ऐसी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। सिर्फ चाइना के फेरिफेरल मार्केट छोड़ दीजिए, यानी कि शंघाई का इंडेक्स या हांगकांग का इंडेक्स, उन्हें छोड़ दीजिए आप, अदरवाइज एशिया भी बेहतर मूड, बेहतर माहौल और अच्छी हरे निशान के साथ ही कामकाज करता हुआ। ग्लोबली कंसोलिडेशन विद अ पॉजिटिव बायस, ये कह लीजिए इस समय की स्थिति। अगले 1.5 घंटे, आज जो पेनल्टीमेट सेशन है उसकी तैयारी कराने के लिए कौन कौन एक्सपर्ट्स जुड़ने वाले हैं हमारे साथ, क्या क्या करने वाले हैं हम, वो पहले बता देता हूं। उसके बाद निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी पे चलेंगे। आज के कमाई का अड्डा में फंडामेंटल्स पे बातचीत करने के लिए एसबीआई सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल साहब होंगे। टेक्निकल्स पे बढ़िया सा सीएनबी सेवास का पैनल दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। गाबा सर, मानस, सतपुते साहब, राहुल शर्मा, चंदन तापड़िया, सब होंगे हमारी मदद करने के लिए। कुछ देर बाद इन्हीं एक्सपर्ट्स के साथ हम लोग इस समय की इनकी बेहतरीन पिक्स ले लेंगे। उसके बाद आई एम अज्यूमिंग 2:20 बज चुके होंगे और टाटा कंज्यूमर आज चर्चा करने लायक वो स्टॉक है। मैं जब अंदर आ रहा था उससे पहले शायद 5-5.5% के उछाल के साथ टाटा कंज्यूमर आज कामकाज करता हुआ। टाटा कंज्यूमर में चल क्या रहा है? दरअसल प्रभुदास लीलाधर की एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट भी है, इसी के एक्सपर्ट जुड़ेंगे हमारे साथ जो क्लोजली ट्रैक करते हैं एफएमसीजी स्पेस को। अमरीश अग्रवाल, अमनीश अग्रवाल, अमनीश से जानेंगे टाटा कंज्यूमर पे भी, और जब अमरीश जुड़ेंगे ही तो एफएमसीजी एज अ पॉकेट पे भी चर्चा कर लेंगे उनसे। इसके आगे यतिन, वो क्या चल रहा है पे बातचीत करनी है, और ट्रेंड उसमें क्या चल रहा है, क्या सुगबुगाहट है, इस पे यतिन से डिटेल में चर्चा। फिर वो 4 का चौका, मैं बाद में टीजर लेके आऊंगा 4 का चौका में कौन क्या करने वाला है, ताकि एक्सपर्ट्स प्रिपेयर कर लें। अभी तो टू अर्ली टू से दैट, लेकिन वो 4 का चौका जानेंगे, बढ़िया सी बेहतरीन पिक्स। नीरज वाजपेयी को जोड़ेंगे भाई, आज शाम का बड़ा इवेंट लगा हुआ है, फेड का फैसला। जब बाजार 25 बेसिस पॉइंट के हाई के बाद एक स्टेटस को अब डाइजेस्ट कर चुका है, तो फिर आज की पॉलिसी इंपॉर्टेंट क्यों, क्या सुनना चाहता है, किस बात से घबराया हुआ है, सारी थ्रेडबेयर डिस्कशन आज शाम के उस फेड मीट के आउटकम रिलेटेड वाजपेयी साहब से। और उसके बाद बाजार की दिग्गज वॉइसेस में प्रकाश दीवान साहब जुड़ेंगे। बढ़िया स्टॉक स्पेसिफिक पकड़ तो वैसे ही रखते हैं, आप लोग जानते हैं, जब जुड़ेंगे तो कुछ स्टॉक्स का तड़का होगा और फेड वगैरह में सब पे चर्चा हो जाएगी उनके साथ। और उसके आगे के टीजर लंबे चौड़े, मतलब बेसिकली आइडिया ये है कि एक्शन पैक्ड रहेगा। अगला 1.5 घंटा आपकी भरपूर मदद करने की होगी कोशिश। लेकिन अब पहले ट्रेंडिंग स्टॉक्स, वो स्टॉक्स जहां पर सबसे ज्यादा मोमेंटम आज आशीष देखने को मिला। कंस्ट्रिंग मूड वैसे तेजी का बना हुआ है, जहां पर निफ्टी परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी बैंक में थोड़ी सी मुनाफा वसूली है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में बिल्कुल कमी नहीं है। टाटा ग्रुप शेयरों में सबसे ज्यादा रुझान कल भी था, आज भी जारी है। टाटा कंज्यूमर, जिसका जिक्र अभी आशीष भी कर रहे थे, 5% अब ऊपर आ गया 863 पर।
याद रखिएगा 52 वीक हाईस पर इस स्टॉक है। टाटा स्टील मेटल्स के साथ आज हमने देखा था दिन की शुरुआत भी हुई। जिस तरह से चाइना से संकेत मिल रहे हैं कि वहां पर रेट कट्स होते हुए दिखाई देंगे, तो टाटा स्टील ऊपर, आपका जेएसडब्ल्यू स्टील तेजी में। पावर ग्रिड में एक पुल बैक ट्रेड देखने को मिल रहा है, करीब 1-1.5% का इजाफा यहां पर भी नजर आ रहा है। टाटा कम्युनिकेशन में कल की तेजी, कल परसों की तेजी के बाद आज एक और सत्र, यहां पर 3% के गेन्स। रेन इंडस्ट्रीज में हमने देखा है मोमेंटम लौटता हुआ। पेट्रोनेट, एलएनजी और रियल एस्टेट स्टॉक्स में आज ओबरॉय रियल्टी की बारी है जो 2% ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये तेजी के तरफ ट्रेड्स है, लेकिन बैंकों का साथ नहीं है। इंडसइंड बैंक आज 1.25% नीचे। कैनरा बैंक में, बेग योर पार्डन, खुलने के साथ ही कमजोरी पकड़ना शुरू की थी हमने, 3-3.25% ये भी आ चुका है। बंधन बैंक में भी दबाव, और भारतीय एयरटेल 2 दिन चला, उसके बाद फिर ठंडा होता हुआ 0.5% का नुकसान आज देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो दरअसल बैकफुट पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वरना ओवरऑल आप देखेंगे मार्केट का जो अंडरटोन है वो पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। चलिए जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या अप्रोच हो और क्या रणनीति। तो पहले मानस, आपसे एक तकनीकी राय, इंडेक्स का जो हाल देखने को मिला है, सीमित दायरे में सही लेकिन डे हाई के आसपास ही, निफ्टी में कोई स्ट्रैटेजी इस समय तेजी की? नमस्कार हर्षिता जी। तो देखिए, अगर हम ट्रेंड की बात करें तो निफ्टी का ट्रेंड ज्यादा पॉजिटिव लगता है। बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ नहीं है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि निफ्टी बैंक निफ्टी को ऊपर खींचेगा या बैंक निफ्टी निफ्टी को नीचे खींचेगा। चांसेस ज्यादा है कि निफ्टी बैंक निफ्टी को ऊपर खींचे, क्योंकि जिस तरह का पैटर्न्स हमें जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, चाहे वो रिलायंस हो, ओएनजीसी हो, ग्रासिम हो, बहुत सारे ऐसे स्टॉक, टाटा कंज्यूमर हो, मेटल स्टॉक्स, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील हो, उन सब के पैटर्न्स को देख के ऐसा लग रहा है कि निफ्टी बिल्कुल तैयार है अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट करने के लिए। शायद हमें 2 दिन में ही 18,900 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। तो निफ्टी का ट्रेंड तो बहुत पॉजिटिव है, और जिस तरह का कॉन्फिडेंस 18,700 के पुट राइटर ने दिखाया है, डबल हो गया कल के। अगर हम देखिए, मैं इस वीक की एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ, ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन देखें तो 18,700 के जो पुट ऑप्शन है वो एग्जैक्टली डबल हो गया है कल से और आज तक में। वैसे ही 18,750 के पुट ऑप्शन में भी काफी राइटिंग हुई है। तो इस सबको देख के ऐसा लग रहा है कि निफ्टी तैयार है 18,900 के लेवल्स को टेस्ट करने के लिए। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो डेफिनेटली वो निफ्टी पे होगा, खरीदारी करनी चाहिए निफ्टी पे। 18,690 ये स्पॉट लेवल्स हैं। 18,690 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, 18,900 तक के आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। हालांकि बैंक निफ्टी में अभी भी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा दबाव है ऊपर के साइड पे, लेकिन लोअर लेवल पे जब तक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करता रहेगा, जो कि 43,850 है, आई थिंक आप अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रहिए। 43,850 का स्टॉप लॉस लगाइए, लेकिन फ्रेश खरीदारी 44,250 के ऊपर ही करेंगे। बैंक निफ्टी के थोड़ा सा पस्त माहौल। वैसे आज सारे दिग्गज प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स दबाव में थे। एक एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा मोमेंटम पिकअप कर रहा था, लेकिन वो भी अब ठंडा पड़ता हुआ आपको नजर आएगा आपकी स्क्रीन पे। तो बैंक निफ्टी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, पस्त पड़ा हुआ है। आईटी इंडेक्स स्क्रीन पे रखिएगा, उसमें दबाव है। तो फिर बाजार चला क्या रहा है, आपके सामने निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट आएगी। तो अब रिलायंस इंडस्ट्रीज हुआ, टाटा ग्रुप के स्टॉक्स हर्षिता ने मेंशन भी करे थे, वेटेज ज्यादा नहीं होता लेकिन मूव्स तगड़े हैं। तो टाटा ग्रुप के कई स्टॉक्स पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करते हुए आपको नजर आएंगे। एचडीएफसी आईटीसी ठीक है, मार्जिनल से इन ग्रीन, और एचडीएफसी अभी भी इन ग्रीन चल रहा है, बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड दोनों। खैर, ये आज रिलायंस ने लेकिन कमान संभाल रखी है। एक बार वो 2500 के ऊपर निकला, उसके बाद अच्छा मोमेंटम। ऐसे में अब एक काम करा जाए, निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी सेट है। निफ्टी में 690 का स्टॉप है, और मानस कह रहे हैं भाई साहब 900 की तैयारी हो रही है, 18,900 की। 18,900 की तैयारी मतलब वो 18,887 के अब तक के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर आने वाले 2 दिनों में, यानी कि इसी हफ्ते शायद उसको हम ब्रीच करते हुए नजर आए। तो खरीदारी करने का ही मन निफ्टी में बनाना है। ऐसे में अब स्टॉक्स पे कौन से दाव लगाए जाए, वो दोपहर का पैनल है। मानस से तो आप रूबरू हो ही गए, बाकी के सारे एक्सपर्ट जो आपको स्क्रीन पे नजर आएंगे। शुरुआत कर रहा हूं इस समय के कुछ बेहतरीन स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज की। गावा सर, गुड आफ्टरनून। ये दोपहर में आते कोट उतार गया, सुबह तो कोट पहने थे ना? सुबह तो पहनता हूँ, तो दोपहर में उतार के देते हो आप? क्या गर्मी इतनी है, क्या करें साहब? है बाहर गर्मी है, लेकिन फिर भी थोड़ा हैवी हो जाता है। घर पे ही बैठे हैं तो निकाल देता हूँ, एक एडवांटेज ले लेता हूँ। आपको वो एडवांटेज नहीं मिलेगा। नहीं, अच्छा इवनिंग का शो नहीं लगाया हमने। गावा सर, इस समय का प्रेफर्ड कॉल कौन सा? मैं तो शर्ट ही होता लेता ना।
अच्छा, ऐसा है कि आज का जो प्रेफर्ड स्टॉक है मेरा वो है जुबिलेंट फूड। हाँ। बढ़िया लगता है मुझे जुबिलेंट फूड। बेसिकली बहुत अच्छा बेस बना हुआ है हाई टाइम फ्रेम बेसिस पर, और फिर थोड़ा करेक्शन था वो भी खत्म है, और अपमूव शुरू हुआ है करीब 3 दिनों से। ट्रेड कर रहा है 493 पर, स्टॉप लगाना है 490 का, ज्यादा नहीं, ₹3 का, बस ज्यादा नहीं। टारगेट 500 के करीब नजर आता है, और एक बार 500 चला गया तो 510 भी दूर नहीं है। जुबिलेंट फूड पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। जुबिलेंट फूड तेजी का ये ट्रेड। कल आपको याद होगा देवयानी सफायर खूब झूम रहे थे, जुबिलेंट एकदम ठंडा था। आज इसकी बारी है, लगभग 2% का इजाफा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो 500 की तैयारी हो रही है। राजेश सातपुते, आफ्टरनून, आपका ट्रेड। आफ्टरनून हर्षदा जी, आफ्टरनून एवरीवन। हर्षदा जी देखिए, नजर जो है वो प्योरली स्विंग ट्रेडिंग पे है। मीन्स यहाँ पे हमको सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग मिलेगी, छोटे छोटे टारगेट्स रखने पड़ेंगे। तो देखिए अभी जो स्विंग मिल रहा है वो है अपोलो हॉस्पिटल्स में। तो अपोलो हॉस्पिटल की अगर बात करें तो यहाँ पे 5000 का स्टॉप लॉस होगा, और 5080 और 5100 तक का स्विंग मुझे इमीडिएट बेसिस पे दिखता है। तो यहाँ पे स्विंग ही ट्रेड लेना है क्योंकि मार्केट ही फ्लैट है, न्यूट्रल है। तो यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल इज अ बाय। अपोलो हॉस्पिटल खरीदारी करने का कॉल, ये आ गया। लेवल्स फिर से जब रिविजिट करूंगा सारे समय के पिक्स तब जाऊंगा। राहुल जी मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज पे आपका व्यू लूंगा कुछ देर में। पहले तो आपका प्रिफर्ड पिक दोपहर का कौन सा? गुड आफ्टरनून। राहुल शर्मा साहब। हाँ जी, हाँ, थोड़ी ऑडियो में दिक्कत थी। नमस्कार। देखिए, ओवरऑल जो मार्केट का व्यू है, मेरे हिसाब से काफी सहमत हूं मैं जयसवाल जी के व्यू से। जो हिसाब से निफ्टी का सेटअप है, आई थिंक पूरी तैयारी है यहाँ पर 18,900 से लेके 19,000 तक के लेवल्स निफ्टी पे टेस्ट कराने के लिए। और लास्ट 2 सेशन में जो 18,700 का लेवल निफ्टी ने निकाला, आई थिंक क्लियरली यहाँ पर मार्केट एंटिसिपेट कर रहा है कि पॉजिटिव आउटकम होगा फेड के इवेंट से। अब कौन से वो स्टॉक्स और सेक्टर है जहां पर मेरे हिसाब से फोकस रहेगा? देखिए, एक तो मुझे लगता है कि बैंकिंग और फाइनेंशियल्स में खास करके जो इतने दिनों का कंसोलिडेशन कंप्रेशन देखने को मिला है, आई थिंक अगर निफ्टी को यहाँ पर ऊपर जाना है तो यहाँ पर बैंक्स का मुझे लगता है कि सपोर्ट आता हुआ दिखेगा। तो उनमें से एक सेटअप है, थोड़ा कॉन्ट्रेरियन कॉल है मेरे हिसाब से। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का सेटअप जो है यहाँ पर काफी प्रॉमिसिंग लगता है। स्टॉक पिछले 4 सेशन से हायर हाई हैंडलो का सेटअप बना रहा है, और मुझे लगता है कि 800-825 तक के लेवल निकालने के लिए स्टॉक अभी यहाँ पर तैयार है। तो बैंक्स में एयू फाइनेंस बैंक बाय किया जा सकता है। 750 का एक स्टॉप लॉस लगाइए, और मुझे लगता है कि यहाँ पर ये एयू बैंक में अच्छा ट्रैक्शन हमें देखने को मिल सकता है नए ऑल टाइम हाई की तरफ। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये इनफैक्ट उन छोटे बैंकों में शामिल है जहां पर तेजी है, वरना ओवरऑल आज देखिए बैंकिंग पैक तो पूरा ठंडा पड़ा है। तो 800-825 के लिए एक मौका इधर राहुल शर्मा ने पकड़ा है। मानस, आपने इंडेक्स पर तो क्लियर व्यू दिया, अब स्टॉक बताइए। देखिए, स्टॉक डालमिया भारत है जहां पर खरीदारी करनी है, क्योंकि यहाँ पर हायर टॉप्स हायर बॉटम्स लगातार बन रहे हैं। कुछ दिनों पहले करेक्शन देखने को मिला, स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। आज 2175 का जो पिछला हाई था, स्टॉक ने उसको भी ब्रीच कर दिया है, वहां पर वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। तो आई थिंक अब आपको करंट लेवल्स पे डालमिया भारत में खरीदारी करनी है। 2159 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ये कैश लेवल्स हैं, और 2250 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। इसका जो 2200 वाला कॉल ऑप्शन है, वहां पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 49 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है वो ऑप्शन। 34 के स्टॉप लॉस से उस ऑप्शन में खरीदारी करिए, और टारगेट सेट करिए 80 रुपए के। बढ़िया है। और ये ट्रेड्स हम लोग सुबह से वैसे राइड कर रहे हैं, तो अगर हमारे ट्रेड्स ग्रिप में आ रहे हैं तो एक्सपर्ट्स का और कन्विक्शन उन स्टॉक्स के साथ बढ़ा है, ये अच्छी बात है। जुबिलेंट फूडवर्क्स आज सुबह मेरे ख्याल से सचिदानंद उत्तेकर ने मेंशन करा था, और अब गावा सर कह रहे हैं तेजी 500-510 तक ले जाएगी। डालमिया भारत आज सुबह चतुर मोहता साहब ने मेंशन करा था, टेक्नो फंडा के तौर पे अच्छा मोमेंटम पिकअप कर रहा है। और अब मानस कह रहे हैं अच्छी खासी तेजी यहां पर 2250 तक के लेवल शायद आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। इस समय के प्रिफर्ड पिक्स हैं ये स्क्रीन पे, लेकिन अगर कुछ लंबी अवधि के लिहाज से या फिर स्लाइटली लॉन्गेस्ट टर्म के लिहाज से कुछ एक्यूमुलेट करने का मन हो तो चलें जरा फंडा तड़का ले लिया जाए। सन्नी अग्रवाल साहब भी जुड़ चुके हैं एसबीआई से। सन्नी जी, गुड आफ्टरनून। सबसे प्रिफर्ड पिक आप लोग का कौन सा है साहब फंडामेंटली? या तो गुड आफ्टरनून। फंडामेंटली आज का मेरा पिक रहेगा ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो अगर हम पिछले 2-3 साल में देखेंगे, कंपनी में हालांकि प्रॉफिट काफी अच्छा आ रहा था, बट कहीं ना कहीं ग्रोथ बहुत मिसिंग। जो फोर्थ क्वार्टर के जो नंबर आए हैं उसमें कहीं ना कहीं ये निकल के आ रहा है कि अब यहाँ से कंपनी में एक डिसेंट ग्रोथ हमें देखने मिलेगा। कंपनी में जो डिविडेंड यील्ड है तकरीबन 5 to 6% का डिविडेंड यील्ड भी आज के इसमें है।
तकरीबन 200-220 रुपए डिविडेंड कंपनी एवरी ईयर पे करती है। तो मुझे लगता है और जो आज जो फेड मीटिंग का जो आउटकम है, कहीं ना कहीं अगर ये निकल के आता है मैसेज कि जो रेट हाइक की साइकिल है वो पूरी हो गई है और यहाँ से एक ग्लोबल रिकवरी हमें देखने मिलेगी, विच विल बी अगेन 6 to 12 मंथ डाउन द लाइन। तो कहीं ना कहीं मार्केट एक आईटी सेक्टर को जो एक निगेटिव नजरिए से देख रहा था कि डिस्क्रिशनरी स्पेंड कम होंगे, कहीं ना कहीं आईटी के नंबर खराब आएंगे। हालांकि फर्स्ट क्वार्टर के नंबर वीक ही रहेंगे आईटी के, बट अगर मैं थोड़ा सा लंबा व्यू बनाता हूं तो डेफिनेटली एक आईटी में एक पॉजिटिविटी भी हमें देखने मिलेगी और इसके चलते हुए मुझे ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज काफी अच्छा लगता है विद एन अपसाइड ऑफ 15% फ्रॉम ईयर ओवर द पीरियड ऑफ 9 to 12 मंथ। ओरेकल फाइनेंशियल्स वैसे भी जब गिरता है तो इसकी डिविडेंड यील्ड की अट्रैक्टिवनेस जो बढ़ती है वैसे ही चमक जाता है और कल से तो इसीलिए हरकत में आ रहा है क्योंकि कुछ एआई रिलेटेड इसके पेरेंट की तैयारी हो रही है, एग्रेसिव प्लान्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेस में। तो जब से तूल पकड़ना शुरू कर गया है स्टॉक। ओरेकल फाइनेंशियल्स, ये है सनी अग्रवाल साहब का आज का फंडा पिक आप लोगों की स्क्रीन पे। तो जुबिलेंट फूड्स, अपोलो हॉस्पिटल्स, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, दालमिया भारत, एक टेक्निकल आइडियाज और फंडामेंटली कुछ चुनना है तो ओएफएसएस या ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, इस पे दाव लगाइए। शर्मा साहब आज का टॉप कंट्रीब्यूटर और चल पड़ा है रिलायंस इंडस्ट्रीज। हालांकि ध्यान रखिएगा आज सुबह ट्रेड बुल्स की तरफ से चैनल पे कॉल था 9 बजे के पहला सौदा में 2560 के लक्ष्य थे, ऑलमोस्ट 2555 के आज हाईज हैं, तो ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट तो अचीव आपको स्क्रीन पे नजर आएगा। लेकिन शर्मा साहब रिलायंस इंडस्ट्रीज बड़ा स्ट्रॉन्ग, बड़े कंसोलिडेशन के बाद चलना शुरू हुआ है, अटका अटका सा फीलिंग आ रही थी, आज 2550 स्क्रीन पे, क्या लग रहा है इसको देखकर? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पर साइडवेज हुआ था 18,500 18,700 की रेंज में, लेकिन रिलायंस ने लास्ट 3 सेशन में काफी अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखाई और तरह से निफ्टी को यहाँ पर स्ट्रेंथ दी है। देखिए इंडिविजुअली स्टॉक की बात करें तो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक था, लेकिन आज के दिन में काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है। लास्ट 2 सेशन से अच्छे वॉल्यूम्स खास करके कैश सेगमेंट देखने को मिल रहा है और आज तकरीबन 2% के लॉन्ग एडिशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आई थिंक टेक्निकली स्टॉक इनफैक्ट जो मई का हाई था वो निकाल चुका है, तो अब बायर्स जो है मेरे हिसाब से स्ट्रक्चरली पॉजिटिव रहता है 2620 के लिए। तो आई थिंक ट्रेडर्स इसमें एक 2550 2560 के आसपास पार्शियल प्रॉफिट बुक जरूर कर सकते हैं अगर आपने लॉन्ग पोजीशन लिया है, लेकिन स्ट्रक्चरली मुझे लगता है कि यहाँ से भी आपको 3 से 4% की अपसाइड आने वाले 8 से 10 दिन में, और अगर आप इसे एक महीने 1.5 महीने के व्यू से रखें तो हमारा इसमें आउटलुक तकरीबन 2700 रुपए तक का है। तो स्ट्रक्चरली एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर रिलायंस में देखने को मिल रहा है। डेरिवेटिव्स डेटा भी पॉजिटिव है और साथ ही में मई महीने के हाईज यहाँ पर निकलते हुए दिखे, तो दोनों मोमेंटम और एक तरह से डायरेक्शन जो है दोनों पॉजिटिव है। भाई साहब मोमेंटम डायरेक्शन पॉजिटिव, 2700 तक की तैयारी। अगर ये हेवीवेट इस तरह से मूव करेगा तो इंडेक्स को लेकर कोई कंसर्न हो ही नहीं सकती। लेकिन क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज खैर आज मोमेंटम पकड़ा हुआ है इसीलिए चर्चा हुई थी, लेकिन शर्मा साहब की वो पिक है। अगर आप कोई ट्रेड वेड लेने का मन बना रहे हो प्लीज एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लेना, क्योंकि आप ये सीएनबीसी आवाज जिस प्लेटफॉर्म पे हमें देख रहे हैं उसका स्वामित्व प्रबंधन इसी दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। अच्छा, ओरेकल पे आई स्टैंड करेक्टेड, वो एआई में नहीं उतर रहे। नहीं, एआई में नहीं उतर रहे। ओरेकल का बिजनेस प्राइमरली क्लाउड सर्विसेज वाला बिजनेस है, तो ओरेकल के कई ऐसे क्लाइंट्स हैं जो एआई पे बहुत ज्यादा निवेश कर रहे हैं और उनकी तरफ से ये डिमांड क्लाउड की फिर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कि जितना आप एआई में डेवलपमेंट करोगे उतना आपको डेटा फिर क्लाउड सर्विसेज के लिए पर स्टोर करना होता है। तो वो सर्विस दरअसल ओरेकल फाइनेंशियल काफी एक्टिवली प्रोवाइड करता रहा है और कंपनी ने इनफैक्ट ये मेंशन भी किया था कि क्लाउड में करीब 54% का इजाफा सेल्स में देखने को मिला था। और जैसे जैसे वो एआई फ्रेंजी और भी बढ़ती जा रही है तो एआई पर काम करने वाले उनके कस्टमर्स अब क्लाउड में जो अज्यूमिंग इन्होंने 4 या 60 GB या टीबी का डेटा पहले स्टोर करते थे, वो वाली डिमांड खासी बढ़ जाएगी, क्योंकि जितना आप एआई पे खर्च करोगे उतना आपको डेटा स्टोर करने के लिए क्लाउड सर्विसेज की जरूरत होगी। तो एआई से कनेक्शन है, लेकिन इनकी क्लाउड प्लेटफॉर्म में ज्यादा इन्वेस्टमेंट और उसको ट्रैक्शन ज्यादा मिलता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए स्टॉक में हमने देखा भारत में भी काफी ज्यादा हरकत देखी जा रही है। इस पर इनफैक्ट एक टेक्निकल चेक ले लिया जाए। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज में ख्याल में सातपते जी आपने भी मेंशन किया था कल और आज में, अभी भी क्या ट्रेड लेंगे 38-32 का स्टॉक? हर्षदा जी देखिए, अगर आप ओरेकल का चार्ट देखें यानी वीकली चार्ट देखें तो आप ज्यादा कन्विंस हो जाती है कि इसका जो टारगेट है वो सेट है करीबन 4100 4200 पोजिशनली।
लेकिन अगर आपको ट्रेड लेना है तो अगर आप पिछले 3 दिन की रैली देखिए तो 3,500 से लेकर 3,900 यानी 400 पॉइंट का मूव ऑलमोस्ट यहाँ पे हुआ है, तो प्रोबेबली यहाँ पे एक डिप मिलेगा। आई थिंक डिप शुड बी यूज टू क्रिएट अ लॉन्ग पोजीशन, सिप करे चाहे तो। और जैसे मैंने कहा कि इसका टारगेट सेट है 4,150 से 4,200। बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी रखे, स्टॉप लॉस होगा आपका 3650 का, और मैं बाय करूंगा 3,700 3,750 की ट्रेजेक्टरी में। तो ये फिलहाल आपके लिए अभी भी डिप पर खरीदने का मौका 3600 के आसपास आपको मिले तो अच्छे चलने के चांसेस हैं। 7 दिनों में स्टॉक करीब 5-5.5% भाग चुका है। अच्छा लगे हाथ, क्योंकि हम आईटी की बात करें, कोफोर्ज स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आपको याद होगा सुबह में वो जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट में पूरे निफ्टी आईटी इंडेक्स में काफी ज्यादा दबाव देखने को मिला था। परसिस्टेंट तो पिटा ही, उसके बाद कोफोर्ज, एम्फेसिस, इन सब में दबाव था, लेकिन डे लो से कोफोर्ज देखिए अब आधे % के ऊपर आ चुका है। 32 रुपीस का इजाफा, 4,600 के लेवल्स। गाबा साहब, कोफोर्ज आपका परसों का पहला ट्रेड, ये बताइए आज जो डिप सुबह में मिला और 4500 तक के लेवल्स पर किसी ने अगर खरीदा है, ये राइड करना चाहिए ट्रेंड? क्या सलाह होगी आपकी? बिल्कुल राइड करना चाहिए। इनफैक्ट मैंने ये शॉर्टलिस्ट किया था कोफोर्ज। मुझे लगता है कि इसमें अपू अब भी कायम है। उसका जो कल का और आज का जो लो है लगभग वही के आसपास है, काइंड ऑफ डबल बॉटम बना हुआ है। ट्रेड कर रहा है 4598। मुझे लगता है इसका टारगेट 4,700 तक होना चाहिए। जब मैं हायर टाइम फ्रेम चार्ट देखता हूं तो उसमें लगता है कि ये अपू तो शुरू हुआ है, अभी अपू है, पॉज है, एक अपू मिलना चाहिए लेग, वो करीब 4,700 तो ले आ सकते हैं। स्टॉप का होना चाहिए 4550। बस राइड द ट्रेंड एंड एंजॉय द राइड। राइड द ट्रेंड, एंजॉय द राइड। कोफोर्ज खरीदारी करने का कॉल दिया हुआ, अच्छा मूव दिखा रहा है, अभी भी चाहे तो एंट्री पॉइंट्स दे रहा है। बस आज खरीदारी करने के मौके, 4700 के टारगेट। ये गाबा सर का दूसरा शायद शॉर्टलिस्टेड आइडिया, पहला जुबिलेंट फूडवर्क्स था जो ऑलरेडी उन्होंने मेंशन कर दिया था। मानस, ओएनजीसी देखा? अच्छा, क्रूड संभल रहा था पर ओएनजीसी आज अच्छे मूव्स दिखाने की कोशिश करता हुआ। ओएनजीसी मैं आपसे बार बार चेक ले रहा हूं क्योंकि हमने ब्यूटीफुली आपके साथ वो कंसोलिडेशन का फेज, वो बुरी खबरों पे भी गिरना नहीं, वो सब हमने आपके साथ मूव्स बढ़िया तरीके से एंजॉय करें। ओएनजीसी अब धीरे धीरे पिकअप करता हुआ, मेरे ख्याल से आज डेज हाईज आज ट्रेडिंग सेशन में, क्या लग रहा है? देखिए, पिछले महीने मेरे ख्याल से 31 को स्टॉक ने अपने 20 मूविंग एवरेज को टेस्ट किया था। उसके बाद पिछले 10 सेशन में स्टॉक एक ही रेंज में कंसोलिडेट हो रहा था 100 मूविंग एवरेज के अराउंड। आज हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। 100 मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज जस्ट अभी ब्रीच हुआ है। पैटर्न बहुत पॉजिटिव है और मेरा बिल्कुल डेफिनेटली रिकमेंडेशन यहाँ पर खरीदारी करने का ही होगा। 155 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से आप ओएनजीसी में खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर की तरफ 162 163 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। 162-63 के लेवल्स खरीदने का मौका यहाँ पर भी ओएनजीसी अच्छा चला है। इनफैक्ट दोपहर के ट्रेड में बहुत सॉलिड ग्राउंड देखने को मिला। इनफैक्ट आप पेट्रोनेट एलएनजी भी देख लीजिए, वहां पर भी थोड़ा सा मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया है और काफी दिनों बाद दरअसल पेट्रोनेट के स्टॉक में कुछ इंचेस देखने को मिला। वैसे थोड़ा सा ऑफ रेडार चला गया था स्टॉक का। राहुल शर्मा, पेट्रोनेट पर नजर है क्या आपकी? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर एक जो टेक्निकल सेटअप है पेट्रोनेट में, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहेगा। 230 के ऊपर स्टॉक निकल चुका है। अगला पड़ाव जो है, यहाँ पर एक गैप है डेली चार्ट्स पर जो तकरीबन 235 पे फिल होता है, लेकिन मेरे हिसाब से स्ट्रक्चर जो है इसमें और भी अपसाइड है। तकरीबन 245 तक के लेवल्स मुझे लगता है कि पोजिशनली पेट्रोनेट में बनने चाहिए। तो 230 के ऊपर रुझान बायस दोनों पॉजिटिव है। अगर कोई फ्रेश लेना चाहता है तो 227 का एक स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर लॉन्ग। ये है पेट्रोनेट एलएनजी पे चर्चा। अच्छा, एक काम करा जाए, वो जो प्रोग्रामिंग टीज करी थी उसमें 2:20 हो चुके हैं और एक काम करा जाए, टाटा कंज्यूमर पे फोकस करा जाए। दरअसल टाटा ग्रुप के शेयरों में आज अच्छी रौनक है। सारे के सारे लार्जली टाटा जहां नाम लगा हुआ है, पिछले कुछ दिनों से ऐसे ही हो रहा है, अच्छे मूव्स डिलीवर हो रहे हैं। और टाटा कंज्यूमर तो हर्षदा ने जब आज ट्रेंडिंग स्टॉक्स दिखाए थे तो दिखाया ही था, 5% से ज्यादा के उछाल के साथ वो स्टॉक इस समय कामकाज करता हुआ। 3 महीने में ये स्टॉक 25% दौड़ चुका है। काफी ब्रोकरेज हाउसेस भी बुलिश हो रही हैं स्टॉक को लेकर, तो सोचा क्यों ना आज इस पे चर्चा कर ली जाए। टाटा कंज्यूमर में चल क्या रहा है, कितना और दमखम बचा है, या फ्रेश खरीद के मौके हैं हमारे लिए या नहीं। तो टाटा कंज्यूमर पे खास चर्चा के लिए आज हमारे साथ प्रभुदास लीलाधर के डायरेक्टर रिसर्च अमनीश अग्रवाल साहब जुड़ते हुए। अमनीश जी, गुड आफ्टरनून। अच्छा,
आप लोगों ने शायद टाटा कंज्यूमर के ईडी सीएफओ साहब के साथ चर्चा कर रखी है अमनीश जी। यस। क्या निकल के आया, ये चल क्या रहा है इस कंपनी के साथ, क्यों इस तरह से ये लिटरली री रेट हो रहा है? 25% का मूव पिछले कुछ हफ्तों में आता हुआ, इस स्टॉक पे आप लोग का व्यू, आप लोग का हाउस कॉल क्या है? देखिए, स्टॉक हमारी कवरेज में नहीं है, बट कंपनी काफी टाइम से अच्छा कर रही है। एंड ट्रेडिशनली टाटा कंज्यूमर का जो कोर बिजनेस है वो है आपका चाय का बिजनेस, विच इज योर पैकेज टी। बट पिछले कुछ सालों में इन लोगों ने कुछ एक्विजिशंस किए हैं, कुछ मर्जर किए हैं, जैसे टाटा सॉल्ट का बिजनेस इसके अंदर आ गया, टाटा संपन्न है, नरिश्को है जिसमें पैकेज वाटर है, उस बिजनेस में काफ़ी स्केल आया है। इन्होंने सोलफुल का बिजनेस एक्वायर किया। तो ये जो नए बिजनेसेस इन्होंने 2-3 साल में जोड़े हैं, पर्टिकुलरली नरिश्को है, आपका सोलफुल है, तो नए बिजनेसेस जो हैं वो तकरीबन 12-15% के करीब सेल्स का हो गए हैं, और उनके अंदर उम्मीद है कि 30-40% का भी ग्रोथ उनके अंदर आ सकता है। सो ओवरऑल आउटलुक कंपनी के ऊपर अच्छी है। एंड पिछले 2 साल से स्टॉक जो है वो इधर ही काफ़ी कंसोलिडेट हो रहा था, 700, 800, 850 के बीच में। सो काफ़ी 1-1.5-2 साल से तो कोई रिटर्न नहीं आया स्टॉक के अंदर। लॉन्ग टर्म में अच्छा है, और आई थिंक ये लोग हाई ग्रोथ बिजनेसेस में धीरे धीरे करके जा रहे हैं। अमनीश सर, ये कवरेज में नहीं है, ये तो निफ्टी 50 का हिस्सा है। आप लोगों ने मैनेजमेंट से भी मुलाकात कर ली, कवरेज में आने के लिए क्या करना पड़ता है कंपनी को? सर, वो जब करना होगा वो हम मीडिया में थोड़ा ही बता सकते हैं। नहीं, तो जब आप कहते हैं कि कवरेज में नहीं है, मतलब आपका इस पर कोई खास टारगेट नहीं है? नहीं, टारगेट नहीं है। हाँ, टारगेट नहीं है। अदरवाइज कवर तो करते होंगे, क्योंकि आपने मैनेजमेंट से डिटेल में बातचीत की, इतनी सारी चीजें हमारे सामने भी रखी। तो क्या अब वो आपके पैरामीटर्स पर डिलीवर करने वाली सिचुएशन में आ रही है कंपनी? देखिए, जैसे मैंने बोला कि काफी चीजें ये लोग ठीक कर रहे हैं, बिजनेसेस में ग्रोथ है, नए बिजनेसेस जिनके अंदर ये एंटर किए हैं उनके अंदर ग्रोथ अच्छा है, तो द प्रोस्पेक्ट्स आर रीजनेबली गुड। ओके, मुझे ये बताइए, बाकी जो कंपनियां हैं, अब टाटा कंज्यूमर, मुझे एक चीज डेफिनेटली याद है कि कंपनी की एजीएम में एन चंद्रशेखरन साहब ने कहा था कि अपने बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे, स्पेशली बेवरेजेस और फूड बिजनेस में सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। जब आपने मैनेजमेंट से बातचीत की है, क्या सिग्नल मिल रहा है, कितना पैसा रफली ये कंपनी खर्च करती हुई दिखाई देगी? और एक कॉम्पिटिटिव स्पेस है, सोलफुल हो या फिर टाटा संपन्न हो, ये कैसी खड़ी है फिर दूसरे पियर्स के सामने, स्पेशली एचयूएल, आईटीसी जैसे पियर्स के सामने? देखिए, सोलफुल जो है, ना तो वो एचयूएल के साथ compete कर रहे हैं, ना वो आईटीसी के साथ compete कर रहे हैं। जहां तक आपका टाटा संपन्न है, टाटा संपन्न कहीं पे थोड़ा सा सेगमेंट में आईटीसी के साथ compete कर रहा है, लीवर इन सेगमेंट्स के अंदर नहीं है। एंड एज फार एज इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ कि कितना क्वांटम वो पैसा खर्च करेंगे, आई थिंक कोई भी कंज्यूमर कंपनी ऐसा क्वांटम आकर के बताती नहीं है कि इस बिजनेस के ऊपर हम इतना इन्वेस्ट करेंगे या इतना एडवर्टाइज करेंगे या इतना वो करेंगे। सो टाइम बताएगा कि वो कितना खर्च करते हैं, बट यस, दे विल इन्वेस्ट इन दिस बिजनेस टू ग्रो देम। अच्छा, चलिए, ये तो कवरेज में नहीं है, अब इस पे और ज्यादा क्या बात करूं। एफएमसीजी में लेकिन जो कवरेज यूनिवर्स है आपका, उसमें कुछ बाय आइडियाज हैं क्या आपके पास? देखिए, करंटली काफी स्टॉक जो है वो ऊपर आ गए हैं। सो बहुत बड़ा टारगेट जो है वो अभी अपसाइड नहीं है यहाँ के लेवल, काफी स्टॉक्स के अंदर, बट स्ट्रक्चरली हम लोग जैसे आईटीसी है, हिंदुस्तान लीवर है, ब्रिटानिया है, सो इन कंपनीज को वी लाइक दिस कंपनीज स्ट्रक्चरली ड्यू टू द recent run up in the past few days or say few weeks, so some of them might be even slightly higher than whatever target price is. ठीक है, अब बहुत तेजी आ गई है तो बहुत ज्यादा दूर टारगेट्स है नहीं, अच्छी लगती है स्ट्रक्चरली, लेकिन एक डेफिनेट बाय आइडिया शायद ना हो इन लेवल्स के आसपास। अमनीश सर, आप तो हेड ऑफ रिसर्च हो पीएल में, नया पैसा आया, किसी ने बोला टॉप 3 स्टॉक जिसमें अमनीश जी पैसा डिप्लॉय कर दो, वो 3 स्टॉक्स हैं कौन से अमनीश जी आपके आजकल? देखिए, आपको अगर 3 स्टॉक्स में डालना है, यू कैन पुट मनी इन से
एक तो कैपिटल गुड्स का सेक्टर काफी अच्छा लग रहा है. एबीबी, सीमेंस आर वन पैक. यू कैन से पिक इधर ऑफ देम. ये काफी एक अच्छा पैक है. बैंकिंग के अंदर आप HDFC बैंक देख सकते हो. काफी देर से HDFC बैंक जो है आई थिंक अराउंड इसी लेवल पे पड़ा है. ज्यादा उसके अंदर रैली नहीं हुआ है ऑफ लेट. सो ये दो स्टॉक जो हैं आप यू कैन से क्लियरली देख सकते हो. और अगर किसी को नियर टर्म नंबर्स के ऊपर जाना है तो आई थिंक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के नंबर एक आध क्वार्टर के लिए अच्छे आएंगे, 2 क्वार्टर के लिए. तो उनके अंदर आपको जो है वो थोड़े टाइम तक अच्छा वो हो सकता है कि यहाँ से रिटर्न जो है वो आ जाए. बिल्कुल ठीक. थैंक यू सर जुड़ने के लिए. बढ़िया तरीके से जो आपकी बातचीत हुई थी टाटा कंज्यूमर के मैनेजमेंट के साथ और ये पिक्स वगैरह शेयर करने के लिए. तो नया पैसा अगर डालना है तो कैपिटल गुड्स आज भी बेहद अट्रैक्टिव लगता है. ये स्टॉक्स मैसिवली रीरेट हुए हैं लेकिन सीमेंस, एबीबी जैसे काउंटर्स आज भी प्रभुदास लीलाधर को लगते हैं अट्रैक्टिव. HDFC बैंक, HDFC ट्विंस दरअसल इन मार्केट्स के लेगार्ड हैं. ऑफ लेट इस रैली के एटलीस्ट HDFC बैंक में लगता है इन लेवल्स के आसपास एडिशनल फंड्स डिप्लॉय किए जा सकते हैं. अच्छा आशीष, क्योंकि इनके पास इन्होंने रेटिंग नहीं दी है टाटा कंज्यूमर पर, लेकिन जो दूसरे ब्रोकरेजेस हैं SBI नहीं, अच्छा बाकी दूसरे हमारे SBI के कितने हैं हमारे साथ? मोतीलाल ओसवाल, ICICI सिक्योरिटीज और निर्मल बैंक, तीनों ने इनफैक्ट टाटा कंज्यूमर पर 900 के ऊपर. इनफैक्ट ICICI और निर्मल बैंक का 900 का टारगेट है और 910 का मोतीलाल का टारगेट है और उसी डायरेक्शन में इनफैक्ट ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है. अब लेट्स सी वहां तक पहुंचता है या फिर उससे पहले ब्रेक लगा देगा, क्योंकि बहुत स्टेला मूव देखने को मिला है. सनी, आपकी कवरेज है क्या टाटा कंज्यूमर पर? या डेफिनेटली हम लोग ट्रैक करते हैं कंपनी. तो आपका टारगेट क्या है और इस रफ्तार के बाद क्या आप नया निवेश सुझाएंगे? क्योंकि 685 का जो मार्च का 52 वीक लो था, एक तरफा तेजी देखने को मिली है, फिर 862 पर जो पहुंचा. या डेफिनेटली ये जो तेजी आई है इसके बाद कहीं ना कहीं एक बाय ऑन डिप की सलाह रहेगी. बट डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक है, क्योंकि हमें ये देखना होगा कि टाटा कंज्यूमर ही एक ऐसी FMCG कंपनी है जिसमें जो ग्रोथ आउटलुक है, जो इनका जो फूड बिजनेस है, स्टारबक्स है, नरिश्को है, जो इन्होंने काफी सारी जो छोटे छोटे बिजनेसेस खड़े किए हैं, उनमें सब में हमें ग्रोथ देखने मिल रहा है. और इसके चलते हुए अगर मैं रिलेटिव कंपैरिजन करता हूं कि टाटा कंज्यूमर और जो बाकी की जो FMCG कंपनी है, इसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ अर्निंग कहीं ना कहीं एक कंपनी बीट करेगी बाकी अपने पीयर्स को. और इसी के चलते एक एक्साइटमेंट भी है कंपनी में. दैट इज द रीजन वी आर सीइंग कि एक अपमूव भी हमें देखने मिला. हालांकि अपमूव एंटायर FMCG पैक में देखने मिला है. रिसेंटली हमने देखा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर भी काफी ऊपर आया है, गोदरेज कंज्यूमर ऊपर आया है. तो डेफिनेटली एक देयर इज एन साइन ऑफ ऑप्टिमिज्म इन द मार्केट की जो इन्फ्लेशन कूल ऑफ हुआ है. एक अगर मॉनसून नॉर्मल आता है तो कहीं ना कहीं रूरल एरियाज में डिमांड जो रिलेटिवली वीक थी पूरे पिछले साल में, वो कहीं पिकअप होगी. तो एक वॉल्यूम लेड ग्रोथ हमें देखने मिलेगी. अगर हम FY23 की बात करते हैं तो हमने देखा कि सभी FMCG कंपनीज में इट वाज मोर ऑफ अ वैल्यू लेड ग्रोथ, की जहां कंपनीज ने प्राइस बढ़ा करके एक कहीं ना कहीं हमें सेल्स ग्रोथ देखने मिली. बट अब जब मैं FY24 की बात करता हूं तो हमें यहाँ ये देखने मिलेगा कि वॉल्यूम में ग्रोथ आएगा और कहीं ना कहीं प्राइस में थोड़ा कूल ऑफ होगा. तो जब भी वॉल्यूम ग्रोथ प्ले आउट होता है इंडस्ट्री में, तो डेफिनेटली उसमें एक बेहतर क्वालिटी ऑफ अर्निंग ग्रोथ देखने मिलती है और कहीं ना कहीं सीट को काफी अच्छा भी लगता है. तो टाटा कंज्यूमर डेफिनेटली एक हमारा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में एक टॉपिक है. अरे एक बात बताओ सनी साहब, ये SBI सिक्योरिटीज में आप लोग के निफ्टी के 50 स्टॉक्स पे कवरेज यूनिवर्स के पार्ट है या उनमें कुछ ही है? ऐसा होता है क्या? 50 भी कवर नहीं करते क्या निफ्टी के 50 के आप लोग? मेरे हिसाब से जो कवरेज की जो भाषा है वो मोर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन के एंगल से बात की जाती है. हाँ. जब हम कवरेज की बात करते हो डेफिनेटली उसमें ऐसा होता है कि आपने एक पहले जब कंपनी ट्रैक करना स्टार्ट की तो एक लंबी सी रिपोर्ट लिखी, फिर हर क्वार्टर में उसके ऊपर आप 2-3 पेजर अपडेट और वो सब देते हैं. बट कहीं ना कहीं जब रिटेल इन्वेस्टर की बात आती है तो रिटेल इन्वेस्टर को इतनी लंबी रिपोर्ट पढ़ने का समय नहीं होता है. वो डेफिनेटली उनको एक व्यू चाहिए होता है, उन्हें एक गाइडेंस चाहिए होता है, एक मेंटरिंग चाहिए होता है कि भाई अगर मुझे FMCG सेक्टर में अगर 2 या 3 स्टॉक लेना है तो कौन से स्टॉक मैंने लेना चाहिए. तो डेफिनेटली जो टॉप की 500 कंपनीज हैं उसमें सब में हमारा व्यू और एक अपना एक ट्रैकिंग मैकेनिज्म तो बेसिकली कहते हैं कवरेज है हमारा उन सब स्टॉक्स पे, है ना? हाँ जी. चलिए, अच्छा मैं एक काम करूं, 4 का चौका का टीजर दे देता हूं, उसके बाद यतिन स्टूडियोज में रेडी हैं तो उनके पास जाएंगे. 4 का चौका का टीजर स्क्रीन पे लेकर आइए. सस्ता ऑप्शन, आज जाएंगे मानस के पास. मानस, एक बढ़िया सा सस्ता ऑप्शन ट्रेड रेडी रखिएगा.
आज का एफएनओ सुपरस्टार सतपुते साहब आपके पास आऊंगा, एक बढ़िया सा वायदा बाजार का पिक। चार्ट का चमत्कार के लिए राहुल शर्मा साहब के पास चले तो चार्ट पे शर्मा साहब का जो भी प्रेफर्ड पिक है वो उनसे चर्चा। और मिड कैप फंडा के लिए सनी है ही, हम चर्चा कर ही रहे थे उनसे, सनी से जानेंगे एक बेहतरीन मिड कैप फंडामेंटल आइडिया। लेकिन अब वक्त है क्या चल रहा है का। चलिए क्या चल रहा है, मैं आ गए हैं। डायरेक्टर साहब बोले आज बोले नहीं ढंग से। क्या चल रहा है आज, कहाँ नजर है? बहुत बहुत धन्यवाद शो में शामिल करने के लिए। है आपका और मिड वीक आपने बुलाया, बारिश हो रही है बाहर, ऊपर चाय समोसे चल रहे हैं और वो छोड़ के मैं आया हूँ यहाँ। और रख लिए हमारे लिए, नहीं रखे? हाँ अभी देखते हैं ऊपर क्या होता है। अभी तो आपने यहाँ बुला लिया, अपने पे आई हुई है, मिले नहीं मिले दूसरे का क्या सोचे। आज क्या रडार पे वही। तो देखिए आप लोग टाटा समूह के बारे में बात कर रहे हैं और टाटा ग्रुप की सभी कंपनियों का आगे पीछे इस हफ्ते एजीएम जो है वो हो रहा है। यूजुअली वो इन्वेस्टर्स को इतने बड़े स्केल पे मिलते नहीं हैं और येस्टरडे जो है मार्केट आवर्स के बाद तक भी ट्रेंड की एजीएम चली और एजीएम में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आई। जैसे आप टाटा कंज्यूमर के बारे में बात कर रहे थे, ट्रेंड के भी काफ़ी एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान्स हैं और नोएल टाटा साहब ने पूरे के पूरे जो इन्वेस्टर्स के क्वेश्चंस थे उसके बारे में जवाब भी दिया। सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेंशन प्लान्स की। 30 वेस्ट साइड स्टोर्स और 200 जूडियो स्टोर्स ये लोग ऐड करने वाले हैं FY24 में, जो दुगने हैं FY23 के मुकाबले। FY23 में इन्होंने लगभग 14 वेस्ट साइड के स्टोर्स ऐड किए थे और करीब 90-100 के बीच में जूडियो जो स्टोर्स है वो ऐड किए थे। तो FY24 में FY23 के मुकाबले दुगनी ग्रोथ आपको स्टोर एडिशन में होती हुई दिखाई देगी। तो काफ़ी एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान्स हैं। कुल मिला के 800 करोड़ रुपए एक्सपेंशन प्लान और स्टोर एडिशन में खर्चा करेगी कंपनी FY24 में। और मैनेजमेंट को ये भी लगता है कि जो एपरल बिजनेस है वो तो ठीक है, लेकिन जो इनका रिटेल बिजनेस है जैसे स्टार बाजार है, यहाँ भी आप देखेंगे जो ग्रोसरी बिजनेस है एक थर्ड ग्रोथ इंजन लगता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो जहाँ तक कि ग्रोसरी बिजनेस का सवाल है, यहाँ भी काफ़ी एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान्स कंपनी ने प्लान किए हुए हैं। यानी टाटा ग्रुप में अगर आप देखें तो बहुत ही एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं ट्रेंड के जरिए। नोएल टाटा का एक बड़ा बयान था येस्टरडे की एजीएम में, यहाँ से भी ट्रेंड 10 गुना ग्रो करेंगे, 10 गुना बड़ा बनाएंगे। तो मुझे लगता है येस्टरडे भी जो स्टॉक में रिएक्शन है और आज भी जो स्टॉक में आप इतना मोमेंटम देख रहे हैं वो इसी स्टेटमेंट से है कि कंपनी कुड बी 10x बिगर फ्रॉम द करंट लेवल्स। और इनको लगता है कि जो ज़ारा और मैसिमो दूती का स्टोर एडिशन प्लान है वो कैलिब्रेटेड रहेगा। हालांकि ज़ारा में जो ऑनलाइन सेल्स हैं वहाँ कंपनी फोकस करती हुई दिखाई पड़ेगी और शायद इसीलिए स्टॉक इस हफ्ते या 4-5 सेशन देख लें आप तो 7-8% ऊपर है। 3 महीने में 30% और 1 साल में 60% ट्रेंड का स्टॉक चढ़ा हुआ है और ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फ्रंटलाइन टाटा ग्रुप की कंपनी है। तो 10 गुना बिजनेस, मतलब अभी हमारी कॉलोनी में वेस्ट साइड है, अब गली में भी आ जाएगा। इस तरह से रीच बढ़ने की तैयारी। गली में वेस्ट साइड आएगा कि जूडियो आएगा? एक वेस्ट साइड जूडियो एक्चुअली में यंग क्राउड के लिए, तो यहाँ तो तो आपको क्या लग रहा है आशीष, यंग कपड़े, यंग बच्चों के कपड़े नहीं पहन सकते? नहीं ऐसा तो मैंने कहा ही नहीं। मैं बोला ऐसा कहेंगे नहीं, वो ऐसा मानते ही नहीं वो ऐसा। क्योंकि ग्रोथ मेरे ख्याल में वहीं पर आती हुई दिखाई दे रही, सबसे ज्यादा ट्रैक्शन जूडियो में इस समय। हाँ, और साउथ मुंबई में ज्यादा फोकस करते हैं वो, तो वैसे उनको कस्टमर जो है वो वैसे एक चीज देखिए, हर्षदा को बुरा लग गया ये। नहीं मेरे को बुरा नहीं लगा, मैं बोल रही हूँ 10 घंटे तो हम साउथ मुंबई में बिताते हैं। बिल्कुल। हाँ, घर जाते एग्जैक्टली कितने, 6 घंटों के लिए, तो फिर आप कहाँ के हुए? हाँ, और हमारे पैनल में तो जो हमारे घर से साउथ मुंबई में रहते हैं वो गावा सर है। तो गावा सर ट्रेंड का चार्ट ही चेक कर दीजिए आप। ट्रेंड का बिल्कुल देखता हूँ, ट्रेंड का चार्ट चेक है। ट्रेंड का जो चार्ट है अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है, अच्छा बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 5-7 दिन का एक साइडवेज कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद आपको मिला है, थोड़ा स्ट्रेच है लेकिन ले सकते हैं। ट्रेड कर रहा है 1750, 1750 पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। स्टॉप का लगाए 1700 में या 1695 का, बस लेना चाहिए ट्रेंड। ट्रेंड लेने वाला शेयर अग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान्स कंपनी की एजीएम में सामने आया है। 800 करोड़ का खर्च करने का प्लान वेस्ट साइड और समो के स्टोर्स पर, और साथ ही साथ बड़ा
एक्सपेंशन ज़ूडियो को लेकर कंपनी प्लान करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि वो वैल्यू रिटेल चेन है और वहीं पर उनको इस समय सबसे ज्यादा ग्रोथ आसानी से हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। 1750 कह रहे हैं काबा साहब इस स्टॉक में आता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, एक स्टॉक मेरे रेडार पर आया था आज दोपहर स्टूडियो में आने से पहले, उस पर एक टेक्निकल चेक राजेश सातपुते, फिलिप्स कार्बन ब्लैक, ये आप बखूबी ट्रैक करते हैं, स्टॉक आज करीब 7% भाग चुका है। और मैं आईसीआईसीआई डायरेक्ट की एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जहां पर कंपनी बेसिकली ये कह रही है कि इन्होंने एक रिसेंटली प्लांट कमीशन किया है, उससे इनका जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो डबल डिजिट्स में आता हुआ दिखाई देगा। बहुत तगड़ी रफ्तार से वो वॉल्यूम्स बढ़ने वाले हैं, शायद वो फैक्टर इन कर रहा है, वो रिपोर्ट को स्टॉक फैक्टर इन कर रहा है। 157 पर जो आया है काउंटर, अब यहां से आगे कितना और चल सकता है ये बताइए। हर्षदा जी, आई एम सॉरी, मुझे स्क्रिप्ट नहीं मिल रही है। पीसीबीएल, वेरी सॉरी। फिलिप्स कार्बन ब्लैक, या मैं निकालता हूँ आशीष जी, थोड़ा टाइम दीजिए। ओहो, मुझे लगा है आप तुरंत ढूंढ लेंगे, निकाल के देखिएगा क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। अच्छा, गाबा साहब ने देख लिया है, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट विंस, बताइए गाबा सर। नहीं, एक्चुअली मैंने कोई आपने पीसीबीएल बोल दिया इसलिए लगा, फिलिप में मुझे भी नहीं मिल रहा था। 157 पर ट्रेड कर रहा है, लेना चाहिए, अच्छा मोमेंटम है, स्ट्रेच है लेकिन लेना चाहिए। 155 का स्टॉप लगा चले तो नियर टर्म टारगेट 160-62 के बनेंगे, लेकिन स्ट्रक्चरली देखा जाए तो हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से चार्ट में और भी तेजी बाकी है, शायद 170 भी पॉसिबल है। तो कंसोलिडेशन जितना हुआ है वो 170 तक जाएगा, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते रहेंगे ऑन द वे। शॉर्ट टर्म 162। ये ऐसे ही आज सुबह हुआ था, गाबा जी से कुछ पूछा था तो सत्तू साहब ना उठाया था कि उन्हें मिल गया था, आज ही की सुबह की बात है ना, तो ये बदला नहीं है गाबा सर ने। अच्छा, गाबा सर की बात छेड़ी गई है तो कविता जी है नहीं गाबा सर पैनल में, हाँ जी। वो टाटा स्टील का चार्ट देखिएगा, 3 ग्रीन बार्स, उनके वो 3 व्हाइट सोल्जर्स खड़े हुए नजर आ रहे हैं गाबा सर। हाँ, क्या करें? खरीदना चाहिए। 113 पे ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है ये 140 तक जाएगा। ट्रेड कर रहा है 113, बहुत अच्छी तेजी यहाँ पर, लेकिन उसको जाने में वक्त लगेगा। शॉर्ट टर्म में कितना टारगेट है? 120, यस, उसके बाद वापस देखेंगे, लेकिन 140 पॉसिबल है। स्ट्रक्चरली में इसमें अपू ऑन है, डिप्स मिलेगी तो बाइंग करना चाहिए, शॉर्ट नहीं करना चाहिए। टाटा स्टील 3 व्हाइट सोल्जर सही थे ना, 3 ग्रीन के, हाँ ये देखिए आ गए इस रेंज पे। हाँ, अच्छा चलिए अब क्विकली 4 का चौका शुरुआत करते हैं। लाइए स्टिंग, और सबसे पहले सस्ता ऑप्शन, मानस को दिखाइए स्क्रीन पे। मानस, क्या चुना आपने? देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए वही स्टॉक है जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, ओएनजीसी पे मेरी नजर है, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिला है, 20-डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकला है और अब शायद यहाँ पर 6-7 रुपए का अप आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए ओएनजीसी का एट द मनी कॉल ऑप्शन लेंगे। 158 का कॉल ऑप्शन ₹3.10 पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करेंगे। ₹2.30 के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में खरीदारी करिए, 158 का कॉल ऑप्शन, और टारगेट रहेंगे ₹4.5 के। ओएनजीसी, यह है सस्ता ऑप्शन आज का, 158 का कॉल। मानस ने कुछ देर पहले शायद 162 के टारगेट्स दिए हुए थे, 162 था 165 था, खैर 158, सॉरी 162 से 163, 162 से 163 की बात करी थी, और 158 का कॉल ले लीजिए ओएनजीसी का। यह है आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड। एफएनओ सुपरस्टार सतपुते साहब के पास जाने का वक्त। सतपुते साहब मेरे ख्याल से एफएनओ सुपरस्टार में ही बिजी थे, इसीलिए पीसीबीएल नहीं ढूंढ पाए, है ना सतपुते साहब? क्या आशीष जी, पीसीबीएल फिलिप्स कार्बन पहले जब था हाँ। तो फिलिप्स कार्बन के नाम से ही हम उसे ढूंढते थे। पीसीबीएल मेरे लिस्ट में है लेकिन वो शॉर्ट फॉर्म जो है पीसीबीएल हुआ, ये मेरे जहन में नहीं आया, तो मेरे लिस्ट में था लेकिन पीसीबीएल नहीं। आजकल ऑफ रेट चर्चा होती भी नहीं पीसीबीएल की बहुत ज्यादा, फिलिप्स कार्बन ही बोलते हैं। ऑफ रेडार हो गए। सतपुते साहब, कौन सा एफएनओ सुपरस्टार? आशीष जी देखिए, नजर है इंश्योरेंस सेक्टर पे, आईसीआईसीआई प्रूफ देखिए, एचडीएफसी लाइफ या एसबीआई लाइफ, मुझे लगता है यहाँ पे बज है, कंसोलिडेटेड हो रहे हैं, अपने अपने स्ट्रेंथ को रिगेन करने की कोशिश हो रही है, साइडवेज गए, तो यहाँ पे अगर बाय करना है देन डेफिनेटली आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन आईसीआईसीआई प्रूफ, जहाँ पे अभी ब्रेकआउट मिला है। तो ये लेट सेशन का ब्रेकआउट होता है, जनरली मोमेंटम मिलता है, तो यहाँ पे 520 के ऊपर, अब फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, 520 के ऊपर यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट मिला, तो इसी लेवल पे बाय करेंगे। 522 चल रहा है, तो बाय अबव 520, स्टॉप लॉस विल बी, एक छोटा स्टॉप लॉस है 514 का, और इसका मोमेंटम चलेगा कम से कम 535 तक। तो मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई प्रू जो स्ट्रेंथ है वो कंटिन्यू रहेगी। तो एफएनओ का सुपरस्टार आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 535 के लिए मौका इस समय खरीदारी का, 2.5% ऊपर वायदे में। राहुल शर्मा जी बताइए, चार्ट का चमत्कार।
जी हाँ, देखिए एनबीएफसीज में बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ है और मुझे लगता है कि मुथूट फाइनेंस पे यहाँ पर एक ध्यान दिया जा सकता है। लास्ट 3 सेशन में अच्छी बाइंग यहाँ पर देखने को मिली है और 1150 का एक रेजिस्टेंस जो था स्टॉक ने कल अच्छे वॉल्यूम्स के साथ निकाला है। मेरे हिसाब से 1250 यानी कि 100 पॉइंट की अपसाइड आपको मुथूट फाइनेंस में शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकती है, तो मुथूट फाइनेंस में बाई करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 1110 का, यानी कि तकरीबन 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। 4 दिन पहले का लो है और साथ में 20 दिन की मूविंग एवरेज भी है, माफ कीजिए। और मुझे लगता है एनबीएफसी स्पेस में अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, तो मुथूट फाइनेंस पोजिशनल बाय 1250 के टारगेट के लिए। मुथूट फाइनेंस खरीदारी करने का मन। पोजिशनल टारगेट स्क्रीन पर आ जाएंगे क्विकली। आज का मिड कैप फंड, सनी जी कौन सा स्टॉक? मेरा आज का पिक रहेगा इंडस टावर लिमिटेड। बेसिकली ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट टेलीकॉम टावर कंपनी, इंडिया की नहीं इनफैक्ट वर्ल्ड की लार्जेस्ट टेलीकॉम टावर कंपनी है। कंपनी के तकरीबन 2 लाख टावर है और 3.5 लाख को लोकेशन है एज ऑफ 31 मार्च 2023। कंपनी अपना एक पैसिव फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है जिसके ऊपर एक्टिव इक्विपमेंट लगते हैं, जैसे बेस बीटीएस जिसे कहते हैं, ट्रांसमिशन लिंक माइक्रोवेव एंटीना। इसमें जो 2 ट्रिगर है, बेसिकली जो 5G का इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से एक्सपैंड हो रहा है उसके चलते हुए कहीं ना कहीं कंपनी को एडवांटेज मिलेगा। और एक दूसरा जो आज एक न्यूज थी कि वोडाफोन में जो फंड इन्फ्यूजन हो रहा है, अगर हम देखें कि इंडस टावर ने पिछले 1 साल में तकरीबन 5,500 करोड़ का प्रोविजनिंग किया है, जहाँ जो वोडाफोन से जो बकाया था वो आ नहीं रहा था। वो अगर अब फंड इन्फ्यूजन वोडाफोन में होता है तो डेफिनेटली ये जो कैश फ्लो की जो दिक्कत थी वो कहीं ना कहीं सॉल्व होगी। और हमें लगता है कि FY24 में कंपनी तकरीबन 5,500 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट कर सकती है। कंपनी का मार्केट कैप तकरीबन 45,000 करोड़ है आज की डेट में। प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 9 है, ROE 22%। मुझे लगता है कि ये 190 के प्राइस टारगेट से लेना चाहिए पोर्टफोलियो में। इंडस टावर्स पसंदीदा बैट। अब सारे होप्स पैक हो गए। वोडाफोन आइडिया के रिवाइवल की जो इंडिकेशंस एक लीडिंग न्यूज़पेपर डेली ने दिए, अब ऐसा है कि 14,000 करोड़ रुपए का इन्फ्यूजन, तो ये स्टॉक वैसे ही रडार पे, हालांकि आज ऊपरी समय टिक नहीं पाया है, लेकिन सनी साहब कह रहे हैं खरीदारी की जा सकती है अब इन लेवल्स के आसपास। फंडामेंटली पसंद। 4 का चौका का क्विक रैप अप। मानस ने सस्ता ऑप्शन आइडेंटिफाई करा है ONGC का 158 का कॉल। खरीदारी करने के मौके ढूंढिए। 2 रुपए 30 पैसे का स्टॉप है, 4.5 रुपए तक के टारगेट। ONGC आज अच्छा मूव कर रहा है। इनफैक्ट इंट्राडे चार्ट भी दिखा दूंगा। ONGC सबसे अच्छा परफॉर्म करता हुआ इस समय पिछले कुछ मिनटों में। सतपुते साहब ने ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस की बात करी। यह है आज का FNO सुपरस्टार। 514 का स्टॉप है, 535 तक की तैयारी। राहुल शर्मा साहब ने चार्ट के चमत्कार में मुथूट फाइनेंस चुना है। 1110 का स्टॉप, 1250 के लक्ष्य। और सनी जी ने मिड कैप फंडा के तौर पे इंडस टावर्स पे दाव लगाया है। 192 का फंडामेंटल टारगेट उनको और उनकी ब्रोकरेज को नजर आता है। अच्छा, कुछ स्टॉक्स और कवर कर देता हूं। एक सुना है कि राहुल शर्मा सर तुसी जा रहे हो? नहीं सर, यही है आपके साथ। अरे डायरेक्टर साहब फालतू बोल रहे। कोटक महिंद्रा बैंक दिखाइए जरा, और आज के चार्ट के साथ कुछ दिनों का चार्ट दिखाइएगा, महीने भर का दिखाइएगा। राहुल जी, रैंक अंडर परफॉर्मर। वो MSCI रीबैलेंसिंग से पहले बहुत मोमेंटम, MSCI रीबैलेंसिंग के दिन छप्पर फाड़ दिए स्टॉक ने, उसके बाद से टिक के नहीं दे रहा है। क्या लग रहा है इसकी चार्ट्स को देखकर? कहां थमेगा, कहां एक्यूमुलेट करना है नहीं करना है? ये देखिए, कोटक बैंक में थोड़ा सा मामला पेचीदा जरूर रहा है। पूरे सेक्टर को इसने अंडर परफॉर्म किया है। एक सिंपल अगर रिलेटिव देखें तो बैंक निफ्टी आज भी 20 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर है, जबकि कोटक बैंक 100 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखिए, मेरे हिसाब से क्लियरली अगर मार्केट का अंडरटोन देखिए और जो हिसाब से निफ्टी का सेटअप है, मेरे हिसाब से प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बाउंस बैक आने की ज्यादा है। रिस्क रिवॉर्ड जो है खास करके फेवरेबल है। डेली चार्ट्स पर एक गैप जरूर है, वो गैप फिल होता है नीचे में तकरीबन 1768 के आसपास। तो थोड़ा एक भाव पे ना लीजिए, इसे स्टैगर करके बाय कीजिए। आई थिंक थोड़ा पोजीशन यहाँ पे लिया जा सकता है। थोड़ा तकरीबन 1800 के आसपास का अगर डिप आता है तो वहां पर लिया जा सकता है। ओवरऑल मुझे लगता है कि स्ट्रक्चरली 1750 का स्टॉप लॉस लगाइए और लॉन्ग पोजीशन अक्यूमुलेट कीजिए। मुझे लगता है कि अगर आपका महीने भर का टाइम फ्रेम है, यहाँ पर एक बाउंस बैक अच्छा देखने को मिल सकता है, जहां पे 1930 से लेकर 1950 तक के लेवल कोटक बैंक में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो आउट एंड आउट बाय नहीं है, लेकिन स्टैगर्ड अप्रोच यहाँ पर की जा सकती है। ये फिलहाल आपके लिए कोटक पर एक व्यू। इस बीच मार्केट 37 पॉइंट की बढ़त पर निफ्टी बैंक करीब 71 अंकों का इजाफा
की गिरावट मिड कैप्स में अब 70 पॉइंट का इजाफा देखने को मिल रहा है। अच्छा, एक दो और काउंटर्स पर नजरें गई। एक तो जीएनएफसी का जिक्र कल आज सुबह में भी हो रहा था और कल भी इसकी चर्चा की थी। करीब 2.5% ऊपर, ओपन इंटरेस्ट डिसीजन करीब 11 साढ़े 11% के आसपास का आ गया है। मानस, जीएनएफसी के ट्रेड से पहले गुजरात में जो एकदम तैनात है एनडीआरएफ, क्योंकि बिपरजॉय तूफान कल पहुंचता हुआ दिखाई देगा। ग्राउंड सिचुएशन कैसी है? विनया देशपांडे हमारी नेटवर्क की रिपोर्टर वहां पर पहुंची है। द्वारका में तेज हवाएं हैं। इनफैक्ट द्वारका, पोरबंदर, अलग अलग इलाकों में अलग अलग अपडेट्स आ रहे हैं। विनया वहीं पर है। विनया, बताइए ताजा तस्वीर क्या है, क्योंकि पीछे हम देख रहे हैं लहरें बहुत ज्यादा ऊपर आने लगी हैं। जी, लहरें भी काफी ऊपर आ रही हैं और अगर आप देखें तो हवा का जो स्पीड है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे रुकना भी मुश्किल हुआ जा रहा है। अब मेरा ईयर पीस उड़ रहा है, बूम पकड़ के रखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो अब आप देखें तो काफी सारी जो हवा की गतिविधि है वो बढ़ गई है। बीच बीच में बारिशें भी हो रही हैं। हम हैं देवभूमि द्वारका में। आप सुन पा रही हैं कि हवा का स्पीड कितना है। देवभूमि द्वारका में यहाँ सुबह से 5000 लोगों को तकरीबन सेफ जगहों पे हिलाया गया है। अगर गुजरात की बात करें तो लगभग 38,000 लोगों को पिछले 24 घंटों में निचले इलाकों से रेस्क्यू करके शेल्टर होम्स में डाला गया है। 40,000 फूड पैकेट्स तैयार रखे गए हैं कि जब इस साइक्लोन का लैंडफॉल होगा कच्छ में तो लोगों को कोई भी परेशानी ना हो, इसलिए राज्य सरकार का कहना है कि 40,000 फूड पैकेट्स रेडी हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो भी अभी स्टैंड बाय पे है। अलग अलग जगहों पे जो हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ पे डॉक्टरों की और इक्विपमेंट्स की तादाद बढ़ाई गई है। आज हमने गृह राज्य मंत्री से बात की गुजरात के, जो खुद एक अस्पताल के राउंड पे थे और उन्होंने हमसे कहा कि राज्य सरकार ने पूरा प्रबंध कर दिया है। अभी जो साइक्लोन है उसके चलते उसका इम्पैक्ट होना है, उसके बारे में अगर हम देखें तो प्रशासन की तरफ से लगातार कोशिशें जारी हैं कि जहां जहां बारिश हो रही है वहां निचले हिस्सों में जो लोग रह रहे हैं उनको निकाल के शेल्टर होम्स में डाला जाए। ये यहाँ पे हम जो खड़े हैं देवभूमि द्वारका के बीच पे, यहाँ पे हर रोज हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहते हैं, लेकिन आज यहाँ पे पुलिस ने ये देखा है कि यहाँ पे कोई भी लोग ना आए। धारा 144 यहाँ पे लागू कर दी गई है। यहाँ पे खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा है। जी विनया, अभी तेज बारिश भी शुरू हो गई है। विनया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए ये क्विक टेक देने के लिए। अपना ख्याल रखें। छाता तो खोलने की नौबत आएगी नहीं क्योंकि उड़ जाएगा, तो जल्द से जल्द आप भी शेल्टर में जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस अपडेट के लिए। तो तेज हवाएं, बारिश आपकी स्क्रीन पर वो दिख रही है। कल लैंडफॉल होना है और अभी से सिचुएशन तो काफी गंभीर लग रही है वहां पर आशीष। लेकिन एक अच्छी रिलीफ आईएमडी ने एटलीस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि थोड़ा सी इंटेंसिटी रिड्यूस होगी। लैंडफॉल होना है अभी 24 घंटे से ज्यादा दूर, तो अगर होपफुली और इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाती तो अच्छा। गापा सर, बांद्रा के बीच में भी ऐसे कुछ फील आ रहा है क्या? लहर वहर ज्यादा तेज होनी देखा खिड़की खोल के क्या? यहाँ तो बारिश है ही नहीं, धूप है। हाँ, थोड़ी वेव्स लग रहे हैं, वो तो नॉर्मली सीजन है इसलिए आ जाती है। हाँ। लेकिन कुछ खास नजर नहीं आता है। लेकिन इतना तो कहूंगा मैं, बिल्कुल थोड़ा सा अगर आप सीज देखो, पानी तो गिर ही रहा है, चॉपीनेस तो डेफिनेटली बढ़ गया है। 24-48 घंटे तो पानी आने में गिरेगा। बॉम्बे में थोड़ा बहुत असर आएगा, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें क्लोजली वॉच आउट करनी है, ये कल का वो जो लैंडफॉल की, बिपरजॉय के लैंडफॉल की तैयारी हम कर रहे हैं, प्रिपेयर्ड है। और दूसरा, कल हम लोग खुलते ही रिएक्ट कर रहे होंगे आज शाम को आने वाली फेड मीट के आउटकम पर। एक इवेंट से रूबरू करा दिया है, दूसरे इवेंट से कराऊंगा छोटे से ब्रेक के उस पार। ब्रेक के लिए बोला डायरेक्टर साहब। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जहां कार्यक्रम में शुरुआत करी थी ना, मोटा मोटी वहीं खड़े हुए। 1/4 फीसदी उस समय भी 3 बजे के बाद 2 बजे का उछाल था,
मोटा मोटी अच्छे मूव्स के बाद हम वहीं ऊपरी स्तरों पर कंसोलिडेट करते हुए अभी भी 1/4% का उछाल, निफ्टी बैंक जैसा था वैसे ही 50-55 पॉइंट के हल्के दबाव के साथ इस समय भी कामकाज करता है। लेकिन आशीष, जो कोटक आपने पिक किया था उसमें बहुत तगड़ा ट्रेंड उभर गया, निचले लेवल से करीब आधे % का इजाफा, अचानक वो स्पाइक, मेरे ख्याल में बस आप ही की नजर जानी थी और स्टॉक में मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे रहा है 1864 के लेवल्स पर। पिकअप तो है इसमें अच्छा खासा। बताइए मानस, ट्रेडेबल है क्या? ट्रेड तेजी का कर ले? नहीं, मैं थोड़ा वेट करूंगा कोटक बैंक में पोजीशन बनाने के लिए। देखिए, ये सही है कि 200 मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, लेकिन ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस है 1875। अगर 1875 के ऊपर निकलेगा तभी खरीदारी करनी चाहिए, उससे पहले खरीदारी नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा और टाइम दीजिए और फिर इसमें तेजी बनेगी। जो चंदन तापड़िया स्क्रीन पर दिख रहे थे, चंदन आफ्टरनून, बताइए आपका इस समय का ताजा ट्रेड। जी आफ्टरनून, देखिए बाजार का ओवरऑल ट्रेड सेटअप तो पॉजिटिव है, बट उस पॉजिटिव ट्रेड में भी निफ्टी कहीं ना कहीं वापस एक दायरेबंद कामकाज करने लग जाता है। ट्रेड सेटअप की बात करें तो देखिए यहाँ पे काफी सिलेक्टिव स्टॉक्स में वापस आज स्विंग देखने को मिल रहा है और मेरा फोकस रहेगा यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल पे। अपोलो हॉस्पिटल आप देखोगे तो डेली चार्ट पे पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पिछले लगभग 7-8 दिनों से ये बार बार 4900 के आसपास सपोर्ट ले रहा है और हल्का सा यहाँ पे स्विंग बना तो यहाँ पे एक नया ब्रेकआउट बनेगा और हम देख रहे हैं सिलेक्टिव हॉस्पिटल और फार्मा रिलेटेड काउंटर्स में पॉजिटिव मूव बन रहा है। तो भी लगभग 5000 के आसपास चल रहा है, 5000 के आसपास खरीदारी की सलाह रखेंगे। 4920 के आसपास का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 5150 तक के लेवल अपोलो हॉस्पिटल में बनने चाहिए। तो एक ट्रेड के तौर पे अपोलो हॉस्पिटल यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। उसके अलावा निफ्टी की यदि ओवरऑल बात करें तो हमारा मानना है कि 18676 का सपोर्ट है और निफ्टी अब 18888 जो उसका प्रीवियस लाइफ टाइम आई है और 19000 तक की तरफ रुख अपनाना चाहिए। अपोलो हॉस्पिटल, चंदन अभी थोड़ा सा और होमवर्क करने का अपने को। ये अपनी टॉप कॉल चल रही है चैनल पे, थोड़ी देर पहले ही अपोलो हॉस्पिटल डिस्कस हुआ है, लेकिन चंदन का भी प्रेफर्ड पिक, दो एक्सपर्ट्स दाव लगाते हुए दोनों खरीदारी करने का कॉल दे रहे हैं। 5150 चंदन का लक्ष्य। चंदन अभी जुड़े हैं, अभी तो बहुत स्टॉक्स उनसे डिस्कस करने हैं। अच्छा, जहां तक आज शाम के फेड की मीट का इंतजार कर रहे हैं हम लोग बेसब्री से, वो 2 दिनों की एफओएमसी मीट खत्म होगी, रात 11:30 बजे वो पॉलिसी स्टेटमेंट और फेड का फैसला सामने आ जाएगा। रात 12 बजे पॉवेल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और पूरा बाजार डिस्काउंट ही करके चल रहा है कि फेड एक पॉज अनाउंस करेगा। 10 कंटिन्यूअस हर मीटिंग में हाइक्स के बाद शायद आज शाम को एक स्टेटस को पॉलिसी, एक पॉज की बात। और ये हिंट पॉवेल साहब ने मई में दी थी, जब उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था कि 500 बेसिस पॉइंट्स के एग्रेसिव हाइक के बाद हमें रीअसेस करने की जरूरत है इस रीसेंट हाइक के बाद इकोनॉमी का हाल। तो उससे कुछ हद तक क्यों लिया था। दूसरा ये ध्यान रखिएगा, ये बात सही है, 500 बेसिस पॉइंट्स की हाइक हुई इन 10 मीटिंग्स में लास्ट, प्लस इन्फ्लेशन तो वैसे ही टेम हो चुका था। वो लगातार मंथ ऑन मंथ डेटा हाईलाइट कर रहे थे, इन्फ्लेशन काबू में आ रहा है। पर ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जो बेकाबू था वो यूएस का लेबर मार्केट था। पर पिछले कई महीनों के जॉबलेस क्लेम्स के आंकड़े जो है, यानी कि वो लोग जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट सीक करते हैं यूएस में, वो वीक ऑन वीक क्लाइंब करे चले जा रहा है। वो दिखा रहा है कि लेबर मार्केट वहां पे स्लो डाउन हो रहा है। तो ऐसे में रिसेशन के फियर्स के बीच में फेड लार्जली शायद एक पॉज की थी। ये रहे वो पिछले 10 मीटिंग के हाइक्स, जिसमें 500 बेसिस पॉइंट पिछले साल मार्च 2022 से अब तक के मई 2023 तक 500 बेसिस पॉइंट के हाइक। अगर आपने खींच लिया है तो वो जॉबलेस क्लेम्स की आंकड़े वाली प्लेट भी आएगी, ग्राफिक आएगा, वो भी स्क्रीन पर नजर आएगा, कैसे वो इस समय जो भत्ता सीख करते हैं, बेनिफिट सीख करते हैं, उनका नंबर बढ़ रहा है। ये सब के चलते एक पॉज एक्सपेक्टेड। और आज मार्केट बिग वॉइसेस पे प्रकाश दीवान.in के प्रकाश दीवान साहब जुड़ते हुए, तो दीवान साहब से इसी पे बातचीत से शुरुआत करता हूं। दीवान सर, पॉज लार्जली प्राइस्ड इन, लेकिन डेटा पॉइंट्स को देखते हुए, बाकी सारे चीजों का आंकलन करते हुए आपका क्या मानना है? एक ही पॉज एक्सपेक्टेड, लेकिन ये नहीं पता मुझे कि कितना वो, क्या वो हॉकिश पॉज होगा कि वो डविश पॉज होगा। दीवान सर, आपका क्या मानना है? आशीष, मैं हमेशा ये थोड़ा सा वो कॉन्ट्रा व्यू रखता हूँ इन सब चीजों पे, और मुझे ये एनेक्डोटली, मतलब हिस्टोरिकली देखते आया हूं मैं कि जब भी मार्केट लॉन्ग पोजीशन बना के ये ऐसी उसमें जाता है इवेंट में, और एक कंसेंसस बना हुआ रहता है,
वो कंसेंसस तो शायद डिस्टर्ब नहीं होगा, जैसे आपने कहा 93% लोग अनुमान लगा रहे हैं कि पॉज होगा, तो पॉज हो गया। लेकिन उसके साथ साथ की जो कमेंट्री है और क्या कंसर्न्स यूएस फेड अपने आगे के कदमों में सुलझाना चाहेगा, उससे मार्केट की नजर उन चैलेंजेस पे पड़ेगी, उन प्रॉब्लम्स पे पड़ेगी, और वो प्रॉब्लम्स हो सकता है कि थोड़े से सॉल्यूशन उनके लॉन्ग टर्म हो। तो कोई क्विक फिक्स शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं है। और खास करके आपको एक चीज बताऊं कि यूएस मार्केट में आप अगर देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे यहाँ भी था कि मंदी हो रही है, डिमांड नहीं हो रही, लेकिन महंगी चीजें फिर भी बिक रही हैं। तो यूएस मार्केट में भी बहुत ऐसे डाइवर्जेंट ट्रेंड्स आपको दिखेंगे ऑन द ग्राउंड, आप किसी से भी बात करेंगे तो। लेकिन जो कंसर्न्स हैं, जो पॉकेट्स ऑफ कंसर्न जो कमर्शियल रियल एस्टेट को लेके और ये सब, तो वहां पे जो बैंक्स का एक्सपोजर उसमें है, अगर वो इम्पैक्ट होना शुरू होता है तो एक आपको डोमिनो इफेक्ट वापस से एक लहर दौड़ती हुई दिखेगी, या एक एंटिसिपेशन कि कहीं ना कहीं ये डैमेज हो सकता है। सो मुझे लगता है कि ये मुकाम पे मार्केट थोड़ा सा डगमगाएगा इस पॉलिसी के बाद, और कोई इसी पागल जैसी तेजी आनी या एकदम से पागलपन आ जाएगा मार्केट में, ऐसा मुझे नहीं लगता। तो थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग करते रहना चाहिए अलग अलग स्टेजेस पे, खास करके अगर आप ट्रेडर हैं तो। हाँ, इन्वेस्टर गण के लिए कोई इतना वो इशू ये नहीं होता, क्योंकि वो कंपनी स्पेसिफिक उसमें रहते हैं और लॉन्ग टर्म व्यू के साथ रहते हैं। बट आई वुड बी अ बिट कॉशियस इस यूएस पॉलिसी के आउटकम के बल। तो आप बेसिकली पॉज एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन तड़का थोड़ा हॉकिशनेस का हो सकता है, और मार्केट्स ने क्योंकि प्रीएम्प्ट ऑलरेडी कर रखा है, ऑलरेडी उछाल दिखा चुके हैं, हो सकता है इस पॉलिसी अनाउंसमेंट के बाद थोड़े से शेकी ग्राउंड पे खड़े हो हम लोग, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग अक्रॉस द ग्लोब देखने को मिले, इंक्लूडिंग हमारे यहाँ। जी जी जी, एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल सही आपने इसका वो किया समीकरण, क्योंकि लॉन्ग पोजीशन जब इतनी ऑलरेडी बनी हुई है तो और लॉन्ग पोजीशन इसके आगे कौन बनाएगा और कितनी बना सकता है। सो वो बाय ऑन एक्सपेक्टेशन सेल ऑन द इवेंट वाली बात हो सकती है। मुझे लगता है कि थोड़ी सी कमेंट्री और जो एरियाज ऑफ कंसर्न हाईलाइट होंगे वो मार्केट को एक सावचेत करेंगे या एक कॉशियस अप्रोच में शायद ढाल सकते। दिवान साहब, फिर भारतीय बाजारों में किस तरह का स्टांस रखना चाहिए? क्योंकि हम बस जैसे पहले भी कह रहे थे, किसिंग डिस्टेंस दूर है उस लाइफ टाइम हाई के, जितना उसके करीब जाते हैं उतना नीचे फिसलने लगते हैं। उसके पार निकलने के लिए फिर ट्रिगर रहेगा सामने या नहीं? गुड क्वेश्चन। अच्छा, देखिए, जो लास्ट माइल बोलते हैं ना, जिसको जो दूरी आखिरी में रहती है, चाहे आप कोई भी चोटी पे ऊंचाई पे चढ़ने की कोशिश करें तो सबसे ज्यादा थकान वहीं लगती है। तो वो मार्केट में भी वो एहसास हो रहा है। उसका यही कारण है कि यहाँ तक आने में जो चीजों का श्रेय रहा वो कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट होने लगते हैं। मतलब आपके ट्रिगर्स खत्म हो जाते हैं। कोई अर्निंग्स का कोई ऐसा आपको कोई बेनिफिट सामने नहीं दिख रहा है कि जून तिमाही की अर्निंग्स एकदम तोड़फोड़ आएंगी और उसके बाद कुछ होगा। आपको कोई इन्फ्लेशन डेटा या मैक्रो डेटा है, उसमें इतना इम्प्रूवमेंट भी नहीं ड्रामेटिक लग रहा कि सारी चीजें उलिया बदल जाएगा 2-3 महीने में। और ग्लोबल सेटअप जो है, जो एफआई फ्लो, खास करके हम लोग ग्लोबल सेटअप की चिंता क्यों करते हैं या उसका आकलन इतना ज्यादा क्यों करते हैं, क्योंकि वो आपको ट्रांसलेट होता है लिक्विडिटी, और लिक्विडिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है मार्केट में। तो अगर लिक्विडिटी ड्राई आउट होती है कोई इवेंट के आसपास, तो वो वहां भी आपको थोड़ी सी आँच आएगी। सो हमारे यहाँ कॉशियस रहने के काफी कारण है। और एक चीज ये भी बता दूं कि 2 क्वार्टर बाद आप ऑलरेडी मार्केट चलना शुरू हो जाएगा या डिस्काउंट करना शुरू हो जाएगा इलेक्शन के अटकलों को लेके। सो जो अगले साल जो जनरल इलेक्शन है उसकी अटकलें लगने लगेंगी, उसमें किस टाइप का डायनेमिक्स हो रहा है, तो वो सब चीजें देखते हुए बहुत लॉन्ग पोजीशन आगे बिल्डअप नहीं होंगी। हाँ, बट 18,888 का जो आपका मार्क है वो शायद क्रॉस हो भी जाए, क्योंकि निफ्टी के 50 स्टॉक उसमें शामिल होंगे उस कार्यक्रम में। 19,000 भी आप क्रॉस कर लो, वो सब भी होगा। बट थोड़ा सा मार्केट को कॉशियस रहना पड़ेगा विद द अंडरटोन बीइंग बुलिश, क्योंकि हिंदुस्तान की इकोनॉमी, हिंदुस्तान के नए सेक्टर्स जो उभर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, जो क्षमता हमारी बन रही है, रिन्यूएबल्स में जो ताकत दिख रही है, आई थिंक वो आपको बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म ग्रोथ उसमें दिखेगा। लेकिन कहीं ना कहीं स्पीड ब्रेकर तो आएगा। हाईवे पे भी जाए तो कहीं ना कहीं स्पीड ब्रेकर तो आते ही है। तो हम हाईवे पे जरूर है, लेकिन थोड़े स्पीड ब्रेकर्स की तैयारी के साथ इसको वो करना है मैनेज। स्पीड ब्रेकर और चौरस्ते। तो बेसिकली हम किसिंग डिस्टेंस दूर, मतलब वो हाथ को आया मुंह न लगाया, ये वाला मामले में फंस गए हम। और हाईवे पे हैं लेकिन बम्स आते रहेंगे, स्पीड ब्रेकर। अच्छा, ऐसा कोई स्पीड ब्रेकर आ भी गया फेड के बाद, तो दीवान साहब और प्रकाश दीवान.in क्या रिकमेंड करेंगे, क्या खरीदना होगा?
नहीं, खरीदने में देखिए आशीष बहुत सारी चीजें तो नहीं ऐसी आजकल दिख रही है जिसमें, क्योंकि मैं वैल्यू इन्वेस्टर हूँ और ये एक हमारी कमजोरी ये रहती है कि बड़ी जल्दी हम लोग को महंगी चीजों से परहेज होने लगता है। सो जबकि अगर आप मोमेंटम इन्वेस्टर के नजरिए से देखें तो ये मार्केट बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसी ऐसी चीजों में मोमेंटम झलक रहा है कि आप हर चीज में अपना हाथ डालने के लिए रेडी हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको कुछ पॉकेट्स की तरफ ध्यान आपका वो करूंगा कि देखिए जो क्षमता हमने कैपिटल गुड्स में बनाई और बनती हुई देखी, पहले क्या हुआ, पहले राउंड में आपके सारे दिग्गज प्लेयर चले, एबीबी, सीमेंस, ये सब चले। अब आपको क्या हो रहा है कि सेकंड रन जिनको उनके ऑर्डर से फायदा होता है वो पर्कुलेट होते हुए दिख रहा है, मैन्युफैक्चरिंग साइड जो मजबूत होती हुई दिख रही है। और अब हम लोग इतने कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव प्रोवाइडर हो गए कि चाइना का जो एक कॉस्ट एडवांटेज माना जाता था वो वैसा कोई खास वो दिख नहीं रहा है कि सिर्फ चाइना का ही रहेगा। हाँ, चाइना जहाँ है वहाँ रहेगा, लेकिन हम लोग तेजी से अपने आप को सुधार रहे हैं, अपने आप को हमारी क्षमता बढ़ा रहे हैं। सो चाइना ढीला हो इसकी तो मैं उम्मीद ही नहीं कर रहा हूँ कि उससे कोई मेरा लेना देना ही नहीं है। मुझे तो अपनी कंपनीज, इंडियन कंपनीज में इंटरेस्ट है, बट इंडियन कंपनीज की क्षमता खास करके मैन्युफैक्चरिंग साइड में जो हो रही है वो बहुत सराहनीय है। और ऑटो एंसिलरी में मुझे लगता है एक वेव आना बाकी है, क्योंकि ओईएम्स में इंप्रूवमेंट आया है। और एक हमने कई बार स्टॉक डिस्कस भी किया है, आप अशोक लेलैंड को देखिए, अशोक लेलैंड थोड़ा बहुत चला लेकिन अभी बहुत अच्छी खासी इसमें रफ्तार बाकी है। तो बाइंग ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी में आपके पुराने स्टॉक्स ही शामिल होंगे, कोई नए लेने की जरूरत नहीं है। तो डिप का फायदा ही वो पुराने स्टॉक्स में है जिसमें आपको बहुत कॉन्फिडेंस है बिजनेस मॉडल में। तो अशोक लेलैंड हो गया या ऑटो एंसिलरी में मदरसन सुमी हो गया। सो इस टाइप की कंपनीज को आप ऐड करते रहिए। और ग्लोबल प्ले को करना है ये सॉफ्टनेस को, तो टाटा स्टील मैंने कई बार कहा है कि 104 105 की मुझे याद है बात हुई थी, वीरू से हुई थी एक सुबह के शो में, कि इस टाइप के स्टॉक्स आपको री रेट होते हुए दिखेंगे क्योंकि ये बहुत बड़े ग्लोबल सप्लाई की कैपेबिलिटी वाले प्लेयर्स हो चुके हैं। ये सिर्फ एक हिंदुस्तानी कंपनी नहीं रही है, ये एक ग्लोबल प्लेयर है जो एशिया में भी सप्लाई कर सकता है, यूरोप में भी कर सकता है, हिंदुस्तान में भी कर सकता है। और अब बैलेंस शीट में जो ताकत आई है उससे ये काफी जल्दी ये बिजनेस को हासिल करने में सक्षम रह सकते हैं। सो देयर आर पॉकेट्स, लेकिन जैसे मैंने कहा महंगी चीजें हैं तो थोड़ा सा वेट करिए, जब सेल लगेगी तब हम आएंगे लेने के लिए। शॉपिंग लिस्ट बड़ी लंबी रखेंगे, अभी थोड़ी गिरी चुनी चीजें ही हैं जिन पर ध्यान रहेगा। तो कोई अशोक लेलैंड, कोई मदरसन सुमी, कोई टाटा स्टील जो पहले पसंद आ रहे थे, अगर डिप्स आ रहे हैं तो यही वो गो टू पॉकेट्स होंगे जहां पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं उन स्टॉक्स को। तो ये मोमेंटम इन्वेस्टर्स का बाजार है, वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है। तो और दीवान साहब है वैल्यू इन्वेस्टर, ऐसे में आजकल तो फ्री हो गया, आप गोवा एंजॉय कर रहे होगे फिर आप। नहीं, गोवा में भी काम होता है आशीष, ऐसी बात नहीं है कि जो भी गोवा आता है वो सिर्फ आराम करता है। तो गोवा में बैठ के आप लोग इतना काम करवाते हो तो करना पड़ता है। अच्छा प्रकाश, ये टाटा ग्रुप में आपने टाटा स्टील मेंशन किया, लेकिन इनकी जो बाकी कंजम्पशन थीम है, चाहे वो ट्रेंट हो, टाटा कंज्यूमर हो, इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि मुझे याद है जब टाटा कंज्यूमर की कोई चर्चा नहीं करता था, आप वो टाटा संपन्न के बिजनेस की वैल्यूएशन की बात करते थे, एंड बियॉन्ड दैट स्टॉक में काफी कुछ हुआ है। अब नारिश्को की बात लोग करने लगे हैं, सोलफुल जो इन्होंने अपना प्लेटफॉर्म तैयार किया है। अब आपका व्यू क्या है? अर्चना, आपके सवाल में ये जवाब है कि ये तीनों चारों चीजें जो इन्होंने नए नए जो बिजनेसेस में पैसा लगाया है, वो आप देखिए क्या बखूबी वो एलोकेशंस काम आ रहे हैं। इसमें ऐसा होता है कि आप अगर कोलगेट पामोलिव हैं और आप सिर्फ टूथपेस्ट और टूथब्रश ही बेचेंगे तो आपको उसी मार्केट की ग्रोथ से चलना पड़ेगा। अब अगर पॉपुलेशन ग्रो नहीं होती या अडॉप्टेशन ग्रो नहीं होता है उसमें, उस पॉपुलेशन में, तो आप कुछ नहीं कर सकते। टाटा कंज्यूमर ने क्या किया है कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट वर्टिकल्स पोर्टफोलियो में इतने बढ़िया तरीके से फिट किए हैं सारे कि जिसको स्टेपल्स कहते हैं कि हम रोजमर्रा की चीजें हैं जो दालें और मसाले और ये सब, उसमें ब्रांडेड प्रोडक्ट्स उन्होंने पहले संपन्न के थ्रू किए। उसके बाद इन्होंने हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए जो प्रोडक्ट्स है उस पर फोकस उन्होंने किया। तो ये जो इस टाइप का सेगमेंटेशन इन्होंने किया है और जो चेंज पिछले 5 साल में टाटा ग्रुप में आया हो, तो हम सभी देख रहे हैं कि चाहे कोई भी कंपनी हो, उनका फोकस इज ऑन वैल्यू क्रिएशन, उनका फोकस इज ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेशन। सो ये जो जब
माहौल बदलता है तो आप उनको कोई भी प्रोडक्ट अच्छा दे दीजिए जो सही तरह से फिट होता है पोर्टफोलियो में, तो उसको ये स्केल अप कर लेते हैं। सो यही चीज उन्होंने की है और करते आएंगे। तो इट इज बीन अ मल्टी बैगर। मतलब आप देखिए कम से कम 20x हो गया होगा जब टाटा ग्लोबल बेवरेजेस से इसकी तब्दीली हुई और कंज्यूमर प्रोडक्ट बना। तो वो बेवरेज को छोड़ के आप सोचिए सिर्फ मिनरल वाटर और वो सब चीजों से हट के इन्होंने इतने सारे, इसीलिए इसका नाम भी चेंज हो गया। तो आई थिंक एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा इसमें है जिसकी वजह से ये कायम रहेगा। और द बिजनेस इज ऑफ कोर्स पेडिग्री जिसको कहते हैं हम लोग, जो बिजनेस प्रमोटर जो है इसमें एक ग्रुप जो है, उसमें तो कोई संदेह है ही नहीं किसी को कि कोई इशू आ सकता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का लेके। तो हमेशा एक प्रीमियम वैल्यूएशन भी आपको इसमें हासिल होता है। तो इट्स अ गुड पोर्टफोलियो पिक। बट जैसे मैंने कहा सब चीजें महंगी है, थोड़ा सा वेट करिए, कभी ना कभी मार्केट है, नीचे भी आता है, मौके भी देता है। वो मौके की तैयारी के लिए वो कैश पोजीशन आपके पास रेडी होनी चाहिए एलोकेशन के लिए, और ना फोमो के चक्कर में आप रहना, ये पैसे लगा ना दीजिए और फिर बाद में रोए कि ये 860 से ये 760 क्यों हो गया। सो थोड़ा सा आपको थोड़ा संभल के करना है। बट यस, द पिक्स आर द सेम। तो डिप्स पर लेने वाला ये स्टॉक डेफिनेटली है, इस समय चीज ना करें। अच्छा, आपकी नजर ये स्पेशलिटी केमिकल बिजनेसेस पे गई है क्या? आज देखिए गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स, आपका बालाजी अमाइंस, एल्कली अमाइंस, सब में बड़ी तगड़ी तेजी है। आरती इंडस्ट्रीज बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ मोमेंटम देखने को मिला है। ओह एब्सोल्युटली। इसमें देखिए जो स्लो डाउन हमने यूरोप से आते हुए देखा था, एक जिसको कहते हैं ना, एक इंडिकेशंस थे कि पिछले साल स्लो डाउन आएगा, उसके बाद स्लो डाउन आया और उस स्लो डाउन की असर भी हम लोग ने डाइजेस्ट किया। और उस लिहाज से जितनी भी कंपनीज थी उनके एक्सपोर्ट रेवेन्यू देखे, उनके कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल्स देखे, वो सब में आपको ये झलकना शुरू हो गया। पिछले क्वार्टर के नंबर्स साफ जाहिर करते हैं ये सब चीजें। हुआ ये है कि अब नए पॉकेट्स ऑफ ग्रोथ इन कंपनीज को दिख रहे हैं, जहां पे या तो इन्होंने अपने प्रोडक्ट और ये हर एक कंपनी अलग है, ये कोई एक कैटेगरी में तो रह ही नहीं सकती कि इनको आप एक ही तरह से इनका वो आकलन करें या इनको समावेश इनका एक ही उसमें समूह में करें। हर एक के पास अपने कुछ प्रोडक्ट स्ट्रेंथ है और वो प्रोडक्ट स्ट्रेंथ को लेके इन्होंने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एनहांस किया है, वैल्यू एडिशन उसमें करते गए। जैसे आरती इंडस्ट्री की बात करूं तो पहले वो जो फाइनल प्रोडक्ट बनाते थे उसके 3 स्टेज के पीछे के ये अब रॉ मटेरियल भी बनाते हैं, तो उसको बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके इन्होंने अपने आप को इतनी अच्छी तरह डाला है कि ये ज्यादा आगे चल के ये प्राइस सेंसिटिव मार्केट्स को भी कैटर कर सकेंगे और उतार चढ़ाव अगर आपको रहा प्राइसिंग में या डिमांड में तो वो भी कर पाएंगे। सो ये सारी कंपनीज ने जब सिचुएशन टाइट हुई है अर्चना, तो अपने आप को, जो बेल्ट टाइटनिंग हम कहते हैं, अपने आप को सुधारने की कोशिश की ये डिफिकल्ट टाइम्स में, और इसका बेनिफिट आपको आगे कहीं ना कहीं मिलेगा। तो समय है, लेकिन इसमें कोई आज तेजी आने का कोई पर्टिकुलर कारण मुझे तो नहीं समझ आया कि क्यों है। बट इसमें बॉटमिंग आउट एक इंडिकेट हो रहा है कि बिजनेस में जो आंच आनी थी वो आ चुकी है, और यहाँ से अगले 2-3 क्वार्टर बाद आपको वापस एक ग्रोथ इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। और उस लिहाज से लोग ले रहे हैं, तो सस्ते भी है, वैल्यूएशन भी कई जगह आप देखें तो पुरानी ऊंचाइयों से कंपेयर करें तो आपको बहुत सस्ता लगेगा। बट सिलेक्टिवली करें इसको, क्योंकि बहुत बड़ा वास्ट सेक्टर है ये, तो इसको थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक रह के करा। ओके दीवान साहब, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। माय प्लेजर आशीष, थैंक यू, सी यू सून सर। सतपुते साहब, ये हर्षदा ने रेन इंडस्ट्री चर्चा करी है, जरा चार्ट लेकर आइएगा इस समय का। क्या बढ़िया मूव और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ पिकअप होना शुरू हुआ है जाते जाते, क्या लग रहा है सर? आशीष जी देखिए, टेक्निकली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। मैं जस्ट वेट कर रहा था कि ये ब्रेकआउट हो जाए फिर मैं बोलूंगा। तो इट इज अ BTST कॉल, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू। तो मेरा पिक करके आप समझ लीजिए। सो रेन इंडस्ट्री में जिस तरह से ब्रेकआउट हुआ है, इसका जो टारगेट बनता है वो रहेगा पोजिशनली करीबन 180 का। सो अगर आपको BTST करना है तो आपका टारगेट क्या होगा? देखिए स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से 172 174 इसका पहला पड़ा होगा, उसके बाद 180 प्लस। सो इट्स अ बाय अबव 164, सो योर स्टॉप लॉस विल बी एट 163। सो इट्स अ बाय, स्ट्रांग बाय। ठीक है, BTST आइडिया है, लेकिन ये उस लिस्ट का नहीं है। जब BTST एस्टिमेट मांगने आऊंगा, सतपुर साहब को चेन में हर्षदा लास्ट रखेंगे ताकि ढूंढ पाए। अच्छा मानस, एक वीमार्ट रिटेल देखिएगा, कुछ देर पहले ही अपडेट आया था जब दीवान साहब से चर्चा कर रहे थे हम लोग। एक लार्ज ट्रेड हुआ, टिकट टीम चला भी रही थी, ऑलमोस्ट 3% इक्विटी ने हाथ बदले हैं। 116 करोड़ रुपए 1990 रुपए पे वीमार्ट रिटेल देखिए चार्ट्स पे।
तो देखिए रिवर्सल क्लियरली दिख रहा है। स्टॉक ने एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस जो कि 2050 है उसको ब्रीच किया, उसके ऊपर निकला है। अभी भी खरीदारी करने के मौके हैं। 2025 ये एक पोजिशनल ट्रेड होगा। 2025 के स्टॉप लॉस से आपको खरीदारी करनी है। 2275 तक के पोजिशनल टारगेट वी मार्ट में देखने को मिल सकते हैं। तो वीमार्ट में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और कल इस वक्त हम देख रहे थे मैक्रोटेक के शेयर में तगड़ी तेजी थी। आज सुबह से प्रेस्टीज में अच्छी तेजी बनी है। अब ओबरॉय रियल्टी की बारी, 3.25% का इजाफा, ओआई एडिशन होने लगा है। चंदन, ओबरॉय बिल्कुल ओबराय अच्छा लग रहा है और इनफैक्ट ओबराय को आप हमारी तरफ से बीटीएसटी ट्रेंड के हिसाब से भी ले सकते हो। सारे के सारे रियल एस्टेट काउंटर यहाँ पे अच्छा लग रहा है और ओबराय ने 1000 के ऊपर डिसासिव ब्रेकआउट दिया है। आप देखोगे यहाँ पे राउंडिंग फॉर्मेशन वीकली चार्ट में बना है और ये लगभग पोजिशनिंग बनने में 38 वीक्स लगे हैं और इससे पहले इसने एक बार 1000 तक के लेवल बनाया, डिप आया और वापस अब 1000 निकल रहा है। तो मेरे हिसाब से 1000 के सपोर्ट से यहाँ पे मोमेंटम बनना चाहिए। ऊपर में कहीं ना कहीं 1050 1055 तक के लेवल ओबराय में बन सकते हैं। चंदन का बीटीएसटी सतपुते साहब के बाद तो आप ढूंढ के रखिए। ये तो इनके पास जा रहा हूं डीलिंग रूम चेक के लिए। भाई पेनल्टीमेट सेशन वेडनेसडे के दिन कैसा मूड है डीलिंग रूम का। वीकेंड अप्रोच हो रहा है, धीरे धीरे हम कहां आ रहे हैं। हाँ मिड वीक है यार, अभी तो वीकेंड को बहुत अरे देर ऐसे है, आप माहौल बना रहे हैं। नीरज वाजपेयी की एनालिसिस कहती, पता नहीं उन्होंने कौन सी रिसर्च पढ़ी थी। उनकी रिसर्च ये कहती है कि एम्प्लॉय सबसे ज्यादा खुश होते हैं थर्सडे। हालांकि मैं तो फ्राइडे को खुश होता हूँ ज्यादा। उनका कहना है थर्सडे, उनकी रिसर्च कह रही है, जो भी रिपोर्ट पढ़ी उन्होंने, सबसे अच्छा रिजॉइस करते हैं क्योंकि तब वीकेंड पास हो रहा होता है और सबसे अच्छा सेंटिमेंट। हाँ, और वीकली एक्सपायरी भी हो जाती है तो सरदर्दी भी कम होती है। हो सकता है डीलिंग रूम जो का अगले महीने से मिलेगी नहीं क्योंकि एक और एक्सपायरी होती है अगले दिन। तो देखिए अशोक लेलैंड, आशीष, ये एक स्टॉक फोकस पे है डीलिंग रूम से। बीटीएसटी की सलाह वो दे रहे हैं। यहाँ इनकी एनालिस्ट मीट है जहाँ वो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट को मिलेंगे और कहीं ना कहीं उसके पहले आज स्टॉक में काफ़ी ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है। और अगर आप डीलिंग रूम्स की सलाह माने तो ऑटो स्टॉक्स में अशोक लेलैंड एक ऐसा ट्रेडिंग फेवरेट है जहां 3 से 4% की अपसाइड 1-2 ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिल सकती है। तो यहाँ वो एक लॉन्ग ट्रेड ले रहे हैं। इसके अलावा डिक्सन टेक्नोलॉजीज और ये जो ओवरबॉट पोजीशन है उस लिहाज से डीलर्स यहाँ एसटीबीटी की सलाह दे रहे हैं। यहाँ एक एफआई खरीदारी कर रही थी, वो सेलिंग, वो जो बाइंग है वो खत्म हो चुकी है और थोड़ी बहुत सेलिंग आपको डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक लगभग आधे 1% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन डीलर्स की अगर आप माने तो यहाँ से उनको लगता है 40 से 50 रुपए की डाउनसाइड आपको 1-2 हफ्तों में मिलनी चाहिए। तो ये एक स्टॉक है जो रनअप काफी हो चुका है और उनको लगता है स्टॉक कभी कूल ऑफ हो सकता है। अशोक लेलैंड तेजी की तरफ और डिक्सन शायद 50-60 रुपए का दबाव होगा, ऐसा डीलर्स अपने आप को प्लेस कर रहे हैं इन स्टॉक्स पे। ये है डीलिंग रूम का बढ़िया सा चेक यतिन की तरफ से। यतिन थैंक यू। 3:18 हो रहा है। मुझे लगता है अब बीटीएसटी एसटीबीटी आइडियाज अपने एक्सपर्ट से ले लिए जाए। सबसे पहले गाबा सर के पास चला जाए। गाबा सर, कल की क्या तैयारी करी जाए, आज क्या ले जाना है? वेल मेरा ख्याल वही है जो सेकंड चॉइस था आज, वो था कोफोर्ज। कोफोर्ज में बिल्कुल रहेगा बीटीएसटी के तौर पर। इस पर डबल बॉटम बना हुआ है, ट्रेड कर रहा है 4617। इसका टारगेट 4700 का है, वहां तक जाना चाहिए। स्टॉप होगा 4600 का। यस, कोफोर्ज। कोफोर्ज में एक अपॉर्चुनिटी 4700 की तरफ बढ़ता हुआ ये बीटीएसटी ट्रेड। मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए मेरा ट्रेड एमजीएल पे रहेगा। एमजीएल पे खरीदारी करने की राय रहेगी। करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है। 1034 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं 1080 के टारगेट के लिए। 1080 का टारगेट एमजीएल पर। अब आ गया कोफोर्ज। अब जा सकते हैं राजेश सातपुते के पास। क्या नया निकाला राजेश जी? हर्षदा जी देखिए, कैपिटल गुड्स मेरी नजर सीमेंस पे है। सीमेंस का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो बेहद स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। कल का हाई जो था इसके ऊपर ही फिलहाल ये ट्रेड हो रहा है। कहीं पे भी आज दिन में अगर आप देखें तो कहीं एक डिप नहीं मिला। तो मैं जस्ट देख रहा था कहीं डिप मिले तो मैं बोलूं तो, लेकिन नहीं। तो देखिए यहाँ पे सीमेंस एट दिस लेवल 3766 पे चल रहा है। तो फ्यूचर में बाय करे 3735 का एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग करे। इसका बीटीएसटी का टारगेट होगा 3820 का। सीमेंस में खरीदारी, एमजीएल में खरीदारी, कोफोर्ज बाय कॉल। चंदन, कोई कंपल्शन नहीं है, मैं मजाक कर रहा था। फिर भी अगर कोई ट्रेड ग्रिप में आ रहा हो बीटीएसटी एसटीबीटी के लिहाज से तो बताइए प्लीज। देखिए हमने 2 स्टॉक्स डिस्कस किए हैं, जैसा कि अपोलो हॉस्पिटल था, उसके बाद में हमने रियल एस्टेट काउंटर से ओबराय रियल्टी की बात की। मेरे हिसाब से इन दोनों काउंटर पे स्टिक रहेंगे गिवन द कि आज शाम को फेड का मीटिंग है।
बट फिर भी आप यदि एक और ट्रेड किसी को लेना चाहिए कि यदि किसी ने ट्रेड नहीं लिया और नो एफ से कोई ट्रेड लेना है तो मैं केआई इंडस्ट्री पे फोकस करूंगा। 2205 के आसपास केआई इंडस्ट्री चल रहा है, खरीदारी की सलाह होगी। 2160 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 2280 के टारगेट बनेंगे। काफी अच्छा प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो क्लियरली ये केईआई इंडस्ट्रीज और मैनेजमेंट से आज सुबह में ही हम बातचीत कर रहे थे, जहां पर उन्होंने कहा कि मार्जिन्स में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा और ओवरऑल डिमांड इनके प्रोडक्ट्स की बढ़ती हुई दिखाई दे रही। कैपेसिटी बढ़ाने पर कंपनी पैसा करीब 1000 करोड़ प्लस का झोंकती हुई दिखाई देगी। 2280 का टारगेट यहाँ पर चंदन ने दिया है। अच्छा, जाते जाते कुछ और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। वैसे निफ्टी बैंक कोटक का सहारा मिलने के बावजूद फिर से करीब 100 पॉइंट नीचे आ गया, तो क्लियरली ऐसा लग रहा है कि कोटक की रैली ज्यादा देर तक टिकी नहीं। 0.4% के गेन्स ही देखने को मिल रहे हैं इस पर्टिकुलर ट्रेड में। प्रेशर कहां से आया, एक बार कंट्रीब्यूटर्स देख लीजिए। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस, एचडीएफसी बैंक और इंडसइंड, इन 4 बैंकों ने मिलकर नीचे खींचा इनफैक्ट निफ्टी बैंक को। सहारा अगर था तो कोटक की तरफ से माइन्यूट था 21 पॉइंट का। आईडीएफसी और बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी कुछ सपोर्ट करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन ना एक्सिस चला, ना आईसीआईसीआई, ना आपका इंडसइंड बैंक की तरफ से कुछ रुझान तेजी का बना। अच्छा, पोजीशंस कुछ अनवाइंड हुई हैं और बीपीसीएल टॉप परफॉर्मर्स में सुबह में था, इस समय नियरली 0.16% का दबाव, 1% हल्का हो गया पिछले 10 मिनटों में। आईटीसी शुरुआत अच्छी थी, टिक नहीं पाया है स्टॉक, 0.30% का प्रेशर इसमें भी आता हुआ दिखाई क्लियरली दे रहा है। इनफैक्ट आधे % थोड़ा सा नॉक ऑफ करता हुआ एचडीएफसी लाइफ, आईटीसी, एक्सिस जैसे काउंटर्स साफ देखे गए हैं। मानस, क्योंकि आपको पूरा भरोसा था कि अगर निफ्टी में अगली बड़ी रैली आनी है तो निफ्टी बैंक लीड करेगा, किस स्टॉक पर आपकी नजरें होंगी? अभी भी क्या एक्सिस से भरोसा है या फिर कुछ और अब पार्टिसिपेट करना चाहिए? नहीं, मेरा समझना ये नहीं है कि बैंकिंग लीड करेगा। मैंने ये केवल मेंशन किया कि बैंक निफ्टी पे लोअर लेवल पे सपोर्ट है। ऐसा हो सकता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ खींचे। अभी भी बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है और अभी भी जो स्तर मैंने बोला है 44,100 वो ब्रीच नहीं हुए हैं। तो जब तक उसके ऊपर नहीं ट्रेड करेगा तब तक बैंकिंग में खरीदारी नहीं करनी है। ठीक है, देखते हैं अब यहाँ से आगे की स्थिति क्या बनती है, क्योंकि निफ्टी बैंक अभी भी नर्म है, ज्यादा कुछ सपोर्ट मिला नहीं। लेकिन जो आज का हीरो है वो टाटा कंज्यूमर ही है, यहीं पर सबसे ज्यादा ट्रैक्शन, 5% ऊपर। अच्छा चंदन, ग्रासिम तो आप काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं, जाते जाते हर टिक के साथ खरीदारी आ रही है, 2.5% भाग गया है। बिल्कुल, ग्रासिम अच्छा लग रहा है और इनफेक्ट आप देखोगे इन सिलेक्टिव सीमेंट कंपनीज में पॉजिटिव मोमेंट हुआ है। और ग्रासिम का यदि आप डेली और वीकली चार्ट के कप एंड हैंडल फॉर्मेशंस को देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि मौजूदा लेवल से 5-7% की रैली यहाँ पे बननी चाहिए। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि 8 जून यानी आज से 5 दिन पहले इसमें एक बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला था, लगभग 1775 से 1708 तक हुआ था। वो पूरा डिक्लाइन वापस रिकवर होकर और ये ब्रेकआउट पे वापस कामयाब हुआ है, तो इसके लिए इसका मोमेंटम और स्ट्रक्चर और पॉजिटिव बन रहा है। कहीं ना कहीं स्टॉक अब नई तेजी के लिए तैयार हो रहा है, तो इसलिए खरीदारी की सलाह रखेंगे। लगभग आप देखोगे 1735 के आसपास के सपोर्ट है, ऊपर में 1850 तक के न्यू हाईज इस काउंटर में बनने चाहिए। तो ये फिलहाल वो स्टॉक जहां पर एक मोमेंटम देखने को मिला। अच्छा, आखिरी 5 मिनटों में एक बार लॉन्ग शॉर्ट की पोजीशनिंग क्या है आज क्लोजिंग पर, वो आपकी स्क्रीन पर फटाफट से लेकर आ जाते हैं। तो अभी भी कल आपको याद होगा बढ़ने वाले लॉन्ग वाली साइड ज्यादा एक्टिव थी, आज थोड़ी सी शॉर्ट वाली साइड भी एक्टिव हो चुकी है। हालांकि अभी भी गैप है, डिफरेंस है, वो 52 के लॉन्ग, यहाँ पर 32 के शॉर्ट। लेकिन आप देखिएगा रेन इंडस्ट्रीज जाते जाते यहाँ पर एक बहुत तगड़ा मोमेंटम, लॉन्ग्स बिल्ड हो रहे हैं। टाटा कंज्यूमर, ओबरॉय, टाटा कम्युनिकेशन और ग्रासिम, ये वो स्टॉक्स है जहां पर तेजी की पोजीशंस हुई हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग है ये शॉर्ट कवरिंग वाले ट्रेड्स, पेट्रोनेट एलएनजी, दीपक नाइट्राइट, जेएसडब्ल्यू स्टील, वोडाफोन आइडिया और जुबिलेंट फूड। इनफैक्ट दीपक पर एक कॉल लेंगे हम। लेकिन मंदी की ट्रेड्स कहां पर और इंटेंसिफाई होती हुई, तो लॉन्ग बिल्डअप आया है, शॉर्ट बिल्डअप आया है आपका बलरामपुर चीनी, इप्का, श्रीराम फाइनेंस, एचडीएफसी, एएमसी और परसिस्टेंट सिस्टम्स में। और लॉन्ग अनवाइंडिंग ऑफ कोर्स बैंकों में हुई है, चाहे वो बंधन हो, कैनरा हो, आरबीएल हो। और मिड कैप आईटी में ऑफ कोर्स एलएनटी टेक सर्विसेज और ग्लेनमार्क फार्मा, मिड कैप फार्मा में देखे गए। लेकिन दीपक नाइट्रेट, गावा साहब जाते जाते बताइए फटाफट से, कल के लिए क्या लग रहा है? दीपक नाइट्रेट सुबह तो बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि परसों एक बाई सिग्नल जनरेट हुआ था, वहां पर ट्रेड करा है 2113 पर, अप मूव ऑन है। मेरे ख्याल से 2150 फर्स्ट टारगेट है, तो शायद 2200 भी देखेंगे 1-2 दिन में। टॉप होगा करीब 2100 का। दीपक नाइट्रेट ट्रेड कर रहा है 2112 पर।
दीपक नाइट्राइट में एक बहुत इंटरेस्टिंग मूव आता हुआ, इनफैक्ट शॉर्ट्स कवर हुए हैं, अब आगे और तेजी और पोजीशनिंग बनती हुई दिखाई देगी। ये बार बार रेन में आज जो अचानक तेजी आई है, मानस इसको आप कैसे पढ़ेंगे? 167 पर आज का क्लोज, ये ट्रेंड जो इतने दिनों बाद पॉजिटिव हुआ है ये जारी रहेगा क्या, या वनडे वंडर है? मेरा समझना है कि ये देखिए क्लियर कट ब्रेकआउट है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकला है और काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। और इसके बाद आई थिंक आपको ट्रेडिंग के तौर पे 175 के टारगेट और पोजिशनल तौर पे 185 रुपए के टारगेट सेट करने हैं और अभी भी खरीदारी करने के मौके हैं। 162 रुपए के स्टॉप लॉस से डेफिनेटली यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। ओके, तो 162 का स्टॉप लॉस लगाइए। ट्रेंड ब्रेकआउट आया तो होपफुली ये कैरी करेगा, ट्रेड आगे चलने की उम्मीद यहाँ पर है। अच्छा, बाय द वे जाते जाते ये पेटीएम में भी थोड़ा सा एक्शन आ गया, 855 के लेवल्स पर आ रहा है अकाउंट क्लोजिंग पर। धीरे 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 करके ये स्टॉक इंटरेस्टिंग मोड पर आने लगा है और इस साल 60% के रिटर्न्स, अभी वो 2150 काफी दूर है, लेकिन राजेश सातपुते अब इस मोमेंटम में अगली कड़ी क्या है? अर्शद जी देखिए, अगर आप इसको वीकली चार्ट पे देखते हो तो इसका एक रेजिस्टेंस बनता है 860। तो अभी फिलहाल तो आप कह सकते हैं कि एक रैली जो है ये 860 अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे है। लेकिन आपका जो सवाल है कि कहां तक ये जा सकता है, तो जिनके पास पोजीशन है मेरे हिसाब से यहाँ पे बने रहे। अगर डिप मिले 750 के आसपास जो इसका 10 DMA का लेवल रहेगा, तो आई थिंक वहां पे एंट्री अपॉर्चुनिटी बनेगी और उसके बाद जो रैली शुरू होगी इसका टारगेट बनता है कम से कम 1000 प्लस का। तो यहाँ पे रैली तो आएगी क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट ब्रेकआउट है, तो देखते हैं अगर डिप मिले तो फिर से सोचेंगे। लेकिन ये काउंटर में स्ट्रेंथ है, बने रहे 1000 प्लस के टारगेट के लिए। 1000 प्लस का टारगेट यहाँ पर दिख तो रहा है, धीरे धीरे करके चाल इसकी सुधर रही है, लेकिन अभी भी दिल्ली बहुत दूर है। एक बार निफ्टी का चार्ट स्क्रीन पर रखिएगा। आज मेरे ख्याल में जहां पर हम खुले थे उसी के आसपास बंद होंगे। 18,744 आज का ओपनिंग लेवल था और ठीक वहीं पर उससे या तो 4 या 3 पॉइंट ऊपर 18,457 के आसपास हम टिकने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे डे हाई भी ज्यादा दूर नहीं था, 18,770 के आसपास का डे हाई था। निफ्टी बैंक में भी अब देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन उभर कर आई है। निफ्टी बैंक की ओपनिंग लेवल 44,181 की थी, तो ये 44,000 के नीचे एक क्लोज दिखा रहा है। यहाँ पर प्रेशर क्लियरली बनता हुआ दिखाई दिया। चलिए आखिरी 1.5 मिनट तो वॉल की तरफ बढ़ते हैं और स्टॉक्स आपको दिखाते हैं जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन रहा है आज, और क्लोजिंग कैसी दिख रही है वो आपको वॉल पर अब दिखाते हैं। 18,750 49 के आसपास ये क्लोज आता हुआ दिखाई देगा, 34 पॉइंट ऊपर। शांत सेशन रहा है निफ्टी के लिए। अगर आप इंडेक्स वाइज देख रहे हैं तो निफ्टी बैंक में खासा दबाव, 100 पॉइंट का दबाव देखने को मिला। निफ्टी आईटी को लेकर बड़ा डर था, लेकिन ये इंडेक्स इतना ज्यादा नहीं टूटा जितना भय था। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट के बाद ऐसे लग रहा था कि यहाँ पर एक कोलैप्स आएगा, हुआ नहीं। वो स्टॉक स्पेसिफिक ही था। परसिस्टेंट सिस्टम्स मिसाल के तौर पर, वहां पर हमने प्रेशर देखा। परसिस्टेंट पर एक रेटिंग इन्होंने घटाई है, इसीलिए वो स्टॉक 1.5% आज फिसलता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि डे लो से कुछ रिकवरी दिखा रहा था। एम्फोसिस जैसे काउंटर्स में दबाव, इन्फोसिस में हल्का सा मुनाफा वसूली का प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया था। ये कुछ काउंटर्स थे जहां पर मेंशन किया गया था इनके नाम। इवन टीसीएस की एक नेगेटिव वॉच लिस्ट में इन्होंने डाला है, नेगेटिव कैटलिस्ट लिस्ट में। टीसीएस तो इनफैक्ट पॉजिटिव टेरिटरी में जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया। तो निफ्टी आईटी का इतना धक्का नहीं था जितना शायद निफ्टी बैंक का लगा है आज। तो टाटा ग्रुप की कंजम्पशन थीम चली है। कंज्यूमर और ट्रेंड में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली। टाटा कंज्यूमर 5% ऊपर जाकर टिकता हुआ दिखाई दे रहा है और ट्रेंड में भी हमने देखा 1.5% का इजाफा। टाटा कम्युनिकेशन में भी एक फॉलो थ्रू देखने को मिला था कल के बाद। आज का दिन भी तेजी वाला ही रहा है, करीब 2.5% के गेन, 1600 के ऊपर का क्लोज हम देख रहे हैं। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, सेल, नैल्को, ये वो ट्रेड्स थे जो खुलने के साथ ही हमने आपके लिए आइडेंटिफाई किए थे। चाइना से संकेत लेके मेटल्स में तेजी बनती दिखाई दी और यहाँ पर कुछ मोमेंटम क्लियरली रहा है, 2-2.25% का इजाफा इधर। हीट मैप आपके लिए लेकर आएंगे, उससे पहले एक बार फिलिप्स कार्बन ब्लैक पीसीबीएल आपके सामने आ जाएगा स्टॉक, जहां पर 7-8% तक की तेजी बनती दिखाई दी। लेकिन ये देखिए 50-50 की तरफ हम बढ़ते हुए क्लोज पर बैंक्स नहीं चले, जहां पर इंडसइंड, बजाज फाइनेंस का दबाव, एक्सिस का दबाव, आईसीआईसीआई बैंक का दबाव, यही वो ड्रैगर्स साबित हुए हैं आज निफ्टी बैंक को, जिन्होंने नीचे खींचा और ओवरऑल फिर निफ्टी के भी गेन्स थोड़े से रिस्ट्रिक्ट हुए। लेकिन टाटा ग्रुप में तेजी, टाटा मोटर्स भी इस तेजी का हिस्सा, टाटा कंज्यूमर तो ऑफकोर्स है ही,
कल की तरह रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आज फिर योगदान दिया, तो वहां पर एक पॉजिटिव टिक देखने को मिला है और एफएमसीजी की थीम अभी भी इंटैक्ट है। टाटा कंज्यूमर वहां तेजी में, HUL यहां पर करीब नियरली 1% के गेन्स दिखाता हुआ। नेस्ले में हमने देखा 1.25% का इजाफा बनता दिखाई दिया, तो कंजम्पशन थीम पर मार्केट में आज फिर स्ट्रेंथ देखने को मिली है। कंजम्पशन और मेटल काउंटर्स जहां पर रफ्तार, और ऑफ कोर्स ऑयल एंड गैस में ONGC, रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी कुछ पिकअप देखने को मिला है। कुल मिलाकर 18,747 पर आज हम इस दिन को छोड़ जा रहे हैं। एक ठीक सत्र रहा है, एक एवरेज सत्र रहा है, ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं थी और क्लोज भी ठीक ही है। अब देख लेते हैं सीधा सौदा में आशीष और नीरज ने जो कुछ स्टॉक्स आपके लिए आइडेंटिफाई किए थे उनके रिटर्न्स क्या बने हैं। तो आशीष ने मंदी में टाटा केमिकल पकड़ा था और नजारा टेक, नजारा में ऑफकोर्स वो सोसाइटी जनरल का स्टेक सेल, टाटा केमिकल में प्राइस करेक्शन, 3i-Info और गोदरेज एग्रोवेट फिर दूसरे ट्रेड्स आए थे जहां पर कुछ मोमेंटम रहा है। नीरज ने तेजी वाले स्टॉक्स पर ही फोकस किया, KC इंटरनेशनल, ओरेकल, जाइडस लाइफ और JSW होल्डिंग्स आज के इनके टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं। तो ये रहा मार्केट का आज का पूरा हाल। निफ्टी बैंक 91 पॉइंट की गिरावट पर जाकर टिका और निफ्टी 18,755 पर। कल ऑफ कोर्स हम उतरेंगे एक्सपायरी वाले सेशन में। कल ऑफ कोर्स देखेंगे कि अमेरिका से क्या क्यों आता है। जो फेडरल रिजर्व का आज शाम को स्टेटमेंट आएगा वो एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट रहेगा मार्केट के अगले मूव के लिए। इसी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, तो आप बने रहें CNBC आवाज के साथ।